Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the previous year questions of Introduction to Sensory Disabilities with detailed solution in both English and Hindi. So our first question is describe in detail the impact of deaf blindness in day to डे लाइफ एंड एजुकेशन प्रोसेस राइट कि जो डीफ ब्लाइंडनेस होता है उसका हमारी डे टू डे लाइफ या एजुकेशन प्रोसेस पर क्या इम्पैक्ट होता है. तो फर्स्टली डीफ ब्लाइंडनेस क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट जो है एक साथ होती है. तो वो हमारी होती है डीफ ब्लाइंडनेस. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी डे टू डे लाइफ में. तो पहला होता है कि हमारे जो कम्युनिकेशन चैलेंजेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. So deaf blind individuals may struggle to assess information on their environment due to both the absence of auditory and visual cues, right? कि जो ऑडिटरी या विजुअल क्यूज उनके लिए प्रोवाइड नहीं होते, इसके कारण जो उनकी एक्सेस है इन्फॉर्मेशन के लिए वो बहुत लिमिटेड हो जाती है. देन कम्युनिकेशन बैरियर्स. सो डिफिकल्टी इन ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज स्पोकन लैंग्वेज और रिटन टेक्स्ट लीडिंग टू रिलायंस ऑन अल्टरनेटिव मेथड्स लाइक टेक्सटाइल साइन लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेज, राइट? कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के लिए, जैसे स्पोकन लैंग्वेज हो गया या रिटन टेक्स्ट हो गया, तो वो यहाँ पर वो यूज़ नहीं कर पाते. इसके लिए जो है टेक्सटाइल साइन लैंग्वेज है उस पर उनको जो है निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंडेंसी उनकी हो जाती है. तो दैनिक जीवन और शिक्षा प्रक्रिया में बधिरता अंधता के प्रभाव हम देख रहे थे. तो बहरापन उस स्थिति को संदर्भ करता है यहाँ पर बधिर अंधता, जिसमें बच्चे को यहाँ पर गंभीर श्रवण हानि और दृश्य हानि दोनों शामिल है. तो इसका दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है. संचार में चुनौतियां हमें होती है कि सूचना तक हमारी बहुत सीमित पहुंच होती है. बधिर दृष्टिहीन व्यक्तियों को श्रवण और दृश्य संकेतों की अनुपस्थिति के कारण अपने वातावरण में जानकारी तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष यहाँ पर करना पड़ता है. देन जो संचार की बाधाएं हैं, तो संचार के पारंपरिक तरीके जैसे बोले जाने वाली या लिखने वाली भाषा तो वो यूज़ नहीं कर सकते. तो इसके कारण जो है स्पर्श संबंधित सांकेतिक भाषा का उनको यूज़ करना पड़ता है और उनको जो है संचार में यहाँ पर बहुत बाधाएं फेस करने को मिलती हैं. देन नेक्स्ट इज आर मोबिलिटी एंड नेविगेशन. सो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इश्यूज यहाँ पर उनको बहुत फेस करने पड़ते हैं. डिफिकल्टी इन नेविगेटिंग एंड ओरिएंटिंग वन सेल्फ इन स्पेस ड्यू टू लैक ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी इनपुट, राइट? कि उन ऑडिटरी या विजुअल इनपुट उनको नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए खुद को नेविगेट करने में लिखे कि कौन सा रास्ता सही है, खुद का ओरिएंटेशन सही है नहीं है वो देखने में उनको यहाँ पर बहुत सारी डिफिकल्टीज महसूस होती है. देन डिफिकल्टी डिपेंडेंसी ऑन असिस्टेड डिवाइसेज, राइट? कि उनको सेफली कहीं पर जाने के लिए यहाँ पर गाइड डॉग्स या केन्स की नीड हेल्प की नीड होती है. देन सोशल आइसोलेशन, बिकॉज उनका जो सोशल इंटरेक्शन है बहुत लिमिटेड होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं एक्टिविटीज़ में या जो कॉन्वर्सेशन है उस पर एंगेज नहीं हो पाते अच्छे से. तो इसके कारण जो उनकी पोटेंशियल फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, उनके अंदर जो आइसोलेशन की जो बहुत ज़्यादा फीलिंग आ जाती है, उनके अंदर अलगाव वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं इनसे अलग हूँ. दैन डिपेंडेंसी ऑन अदर, राइट? कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उनकी जो दूसरों पर डिपेंडेंसी रहेगी यहाँ पर, राइट? कि कोई पर्टिकुलर इंसान यहाँ पर आएगा टेक्सटाइल साइन लैंग्वेज से उनको वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर बताएगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमें आपको देनी है, तो तब उनको इस इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर पता लगेगा. देन इंडिपेंडेंसी एंड सेल्फ एडवोकेसी. सो लिमिटेड इंडिपेंडेंस इनके पास होती है. डीफ ब्लाइंड इंडिविजुअल्स में फेस चैलेंजेस इन अकम्प्लिशिंग डेली टास्क इंडिपेंडेंटली, राइट? कि जो डेली के टास्क है वो भी उनको अच्छे से इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते. देन नीड फॉर सेल्फ एडवोकेसी. सो डेवलपिंग सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स बिकम क्रूशल टू एक्सप्रेस पर्सनल नीड्स एंड प्रेफरेंसेज, राइट? कि भाई उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनकी नीड्स क्या है, तो उनको बताने के लिए यहाँ पर इनके जो सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स है वो इम्प्रूव होने बहुत ज़रूरी है. तो गतिशीलता और नेविगेशन है. तो अभिविन्यास और गतिशीलता में इनको बहुत कठिनाई यहाँ पर महसूस होती है क्योंकि दृश्य और श्रवण के इनपुट की कमी के कारण, ठीक है, इनको नेविगेट करने में यहाँ पर और खुद को उन्मुख करने में जो है बहुत कठिनाइयाँ यहाँ पर महसूस होती है. साथ ही साथ सहायक उपकरणों पर इनकी निर्भरता बहुत ज़्यादा हो जाती है कि इनको कहीं पर जाने के लिए बैथ या यहाँ पर गाइड डॉग्स हैं उन पर इनकी निर्भरता हो जाती है. साथ ही साथ सामाजिक एकांत की भावना इनके अंदर आ जाती है क्योंकि जो इनका सीमित सामाजिक संपर्क है, ठीक है, कि सामाजिक संपर्क इनका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. सामाजिक गतिविधियाँ हैं उनमें ये भाग अच्छे से नहीं ले पाते हैं. जो उनकी बातचीत है उसमें इन्वॉल्व होने के लिए इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ती है और जिससे अलगाव की यहाँ पर इनके भावनाएं जो है इनके अंदर डेवलप हो जाती हैं. दूसरों पर इनकी निर्भरता रहती है, राइट? कि बाहरी दुनिया के साथ सूचना और संचार के लिए इनकी दूसरों पर निर्भरता होती है कि कोई यहाँ पर इनको सूचना दे, कोई संचार का माध्यम है, तो किसी पर्टिकुलर इंसान की इनको हेल्प की नीड होती है, राइट? तो दूसरों पर निर्भरता इनकी हो जाती है. स्वतंत्रता और जो आत्म वकालत है, तो इनके पास स्वतंत्रता बहुत सीमित होती है क्योंकि अपने जो डेली के टास्क है, दैनिक कार्य है, उनको भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं. साथ ही साथ स्व वकालत की इनको आवश्यकता होती है कि भाई इनकी क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या प्राथमिकता है, ये दूसरों को अच्छे से बता सकें. देन इम्पैक्ट क्या है इनका एजुकेशन प्रोसेस पे. सो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो हमारे लर्निंग मटेरियल्स है उन तक इनकी बहुत लिमिटेड एक्सेस है क्योंकि हमारा जो लर्निंग मटेरियल्स है मोस्टली वो हमारा टेक्स्ट बुक्स में जो रिटन इंस्ट्रक्शन है जिसको जो इनके काम की नहीं है पर्टिकुलरली, राइट?
तो जो एक्सेस इन्फॉर्मेशन की वो बहुत लिमिट हो जाती है। अडेप्टेड लर्निंग मटेरियल्स हमें इनके लिए यूज़ करने पड़ते हैं, लाइक ब्रेल हो गया, टेक्सटाइल ग्राफिक्स हो गया, या कोई अल्टरनेटिव ऐसे फॉर्मेट जो जिनसे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गेन कर सके। देन कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। सो इनको क्लास पार्टिसिपेशन में बहुत चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, ठीक है। इससे जो एक एक्टिवली डिस्कशन या जो एक्टिविटीज उनमें पार्टिसिपेट ये नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इनका जो कम्युनिकेशन का बैरियर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन नीड फॉर सपोर्ट पर्सन, इनको एक सपोर्ट पर्सनल की भी हेल्प की आवश्यकता हो सकती है, राइट, कि ये उसको टेक्सटाइल बेसिक को इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो अगले वाले को दे रहा है, फिर वो अगले वाले का क्वेश्चन यहाँ पर इसको टेक्सटाइल साइन लैंग्वेज की हेल्प से दे रहा है, राइट। इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन वहाँ पर नहीं हो पाता अगर यहाँ पर सामने वाले को जो है टेक्सटाइल साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आती। देन शिक्षा प्रक्रिया पर प्रभाव हम देख रहे थे कि भाई जो जानकारी है हासिल करनी उस तक बहुत सीमित पहुँच इनकी होती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो लिखित निर्देश होते हैं हमारे पारंपरिक तरीके से वो ये एसेस नहीं कर पाते, वो उनके काम के नहीं हो पाते, राइट। तो इसके लिए अनुकूलन शिक्षण सामग्री लाइक ब्रेल हो गया, स्पर्श ग्राफिक्स हो गया, या जो वैकल्पिक प्रारूप है उनकी सामग्रियों की हमें आवश्यकता होती है। देन कक्षा में संचार है, तो कक्षा में भागीदारी में इनको चुनौतियां महसूस हो सकती है, क्योंकि संचार बाधाओं के कारण कक्षा की चर्चा और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में इनको कठिनाई आती है। साथ ही साथ सहायता कर्मियों की इनकी आवश्यकता हो जाती है, कि संचार की सुविधा के लिए अक्सर दुभाषियों या हस्तक्षेपकर्ताओं जैसे सहायता कर्मियों की उपस्थिति की इनको आवश्यकता होती है। देन अडेप्टेड टीचिंग मेथड्स, सो कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज इनके लिए हमें बनानी पड़ती है। सो टीचर्स मी नीड टू एम्प्लॉय अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, टेक्सटाइल लर्निंग मेथड्स एंड मल्टी सेंसरी अप्रोचेस, राइट, कि इनको समझाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि भाई किस स्ट्रेटजी से क्या तरीका है जिससे हम इसको अच्छे से समझा सकते हैं। तो उसके लिए वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, कि भाई प्रैक्टिकली ये बच्चे करके देखे तो उनको याद रहेगा। टेक्सटाइल टीचिंग मेथड से उनको सिखा सकते हैं, या मल्टी सेंसरी अप्रोच भी यहाँ पर टीचर्स अपना सकते हैं, कि जिससे एक से ज़्यादा सेंसेस के थ्रू जो है इनकी वहाँ पर लर्निंग हो रही होती है। देन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स इनके लिए बनाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ IEPs टेलर टू द स्पेसिफिक नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल के, कि बच्चे की स्पेसिफिक नीड यहाँ पर क्या है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, तो उसके लिए हम IEPs यहाँ पर बनाते हैं। देन सोशलाइजेशन एंड पीयर इंस्ट्रक्शन, राइट, कि जो सोशल स्किल्स है उनको यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए, सो वी हैव टू गिव स्पेशल अटेंशन टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स एंड फॉस्टरिंग पीयर इंटरेक्शन थ्रू स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज, लाइक कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर स्ट्रक्चर कर सकते हैं जिससे उनका पीयर इंटरेक्शन है वो यहाँ पर ज़्यादा उसके, इससे क्या होगा, उनके जो सोशलाइजेशन है वो बढ़ेगा। देन इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस हमें करनी है। एनकरेज inclusive practices to integrate deaf-blind students into mainstream education setting, right, कि जो mainstream schools हैं उनमें भी हम deaf-blind लोगों को अच्छे से पढ़ा सके, ऐसी inclusive practices हमें यूज़ करनी है। तो अनुकूलित शिक्षण विधियां हमें अपनानी है। अनुकूलित आदेश अनुदेशात्मक रणनीतियां, राइट, शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की अनुदेशात्मक रणनीतियों को नियोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें व्यवहारिक गतिविधियां, स्पर्श शिक्षण विधियां और बहुसंवेदी दृष्टिकोण शामिल है, ठीक है, कि या तो हम उसको खुद करा के एक्सपेरिमेंट के हेल्प से सिखा सकते हैं, या कोई स्पर्श शिक्षण विधि है वो अपना सकते हैं, या जो बहुसंवेदी की एक से ज़्यादा संवेदनाओं से उसको हम लर्निंग यहाँ पर करा सकते हैं। देन व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं, तो बधिर दृष्टिहीन व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सीखने की शैलियों के लिए हमें जो उनकी व्यक्तिगत शिक्षा योजना यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, कि भाई इसके क्या क्या स्पेसिफिक यहाँ पर नीड है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है, और इसको हम कैसे यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा सामाजिकरण और सहकर्मी भागीदारी, राइट, कि इनका जो सामाजिक कौशल है उसकी सुविधा हमें प्रदान करनी है। सामाजिक कौशल के विकास और संरचित गतिविधियों के माध्यम से सहकर्मी बातचीत को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना, ठीक है, कि ऐसी संरचित गतिविधियां हम बना सकते हैं जिससे उनका जो सहकर्मी उनके साथी है उनके साथ उनकी बातचीत हो सके, जिससे उनका सामाजिकरण यहाँ पर हो सके, राइट। देन समावेशी शिक्षा प्रथाएं, तो बधिर दृष्टिहीन छात्रों को मुख्य धारा की शैक्षिक सेटिंग्स में एकीकृत करने के लिए समावेशी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, ठीक है, कि ऐसे समावेशी शिक्षा का एनवायरनमेंट हमें हर जगह क्रिएट करना है कि जो मुख्य धारा के स्कूल है, जो नॉर्मल स्कूल है, वहाँ पर भी हम इनको अच्छे से जो है इन्फॉर्मेशन दे सकें। Then use of assistive technology. So assistive devices, integration of assistive technology such as braille displays, screen readers and communication devices to enhance accessibility, right, कि हमें इनको इनके लिए ऐसी accessibility असिस्टेड डिवाइसेस को यूज़ करना है, लाइक जो डिस्प्ले बोर्ड्स हो गए वो ब्रेल में हो, स्क्रीन रीडर्स हो, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से गेन कर पाए। देन ट्रेनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करें, कि जो इनके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनको यूज़ कैसे करना है इफेक्टिवली वो इनको सिखाया जाना चाहिए। देन सपोर्ट सर्विसेज, राइट, इनको इंडिविजुअल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना है। प्रोविजन ऑफ इंडिविजुअल सपोर्ट सर्विसेज सच एज ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग, ठीक है, मोबिलिटी ट्रेनिंग इनको देने की, कहीं पर इनको जाना है तो वो कैसे अच्छे तरीके से सेफ तरीके से जा सकें। कम्युनिकेशन सपोर्ट या काउंसलिंग इनको हमें प्रोवाइड करानी है। देन कोलैबोरेशन विद स्पेशल एजुकेटर्स, राइट, जो इनके नॉर्मल टीचर्स हैं उनको स्पेशल एजुकेटर्स के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन कराना चाहिए, ताकि जो उनकी नीड है उनको वो प्रॉपर्ली टैकल कर सके और उनको पूरा कर सके।
तो सहायक प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है, तो सहायक उपकरण है उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए सहायक प्रौद्योगिकी जैसे ब्रेल, डिस्प्ले, स्क्रीन रीडर और संचार उपकरणों का हमें एकीकरण करना है, ठीक है। जो डिस्प्ले बोर्ड है उनको ब्रेल लैंग्वेज में कर दे ताकि जो डिस्प्ले बोर्ड पर इंफॉर्मेशन है वो ये बच्चे आसानी से गेन कर सके। देन प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए प्रशिक्षण, राइट, कि जो प्रौद्योगिकी इनके लिए उसका उपयोग ये अच्छे तरीके से कैसे करते हैं उसका प्रशिक्षण इनको दिया जाना चाहिए। देन समर्थन सेवाएं, कि व्यक्तिगत समर्थन है उनकी सेवाओं का प्रावधान इनके लिए होना चाहिए, जैसे अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण, संचार समर्थन और परामर्श, ठीक है। देन विशेष शिक्षकों के साथ सहयोग होना चाहिए। बधिर दृष्टिहीन छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक है उनके बीच यहाँ पर सहयोग होना चाहिए ताकि वो उनकी जरूरतों को समझ सके और उनको पूरा कर सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन डिटेल द फैसिलिटीज फॉर द एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, राइट, कि जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है वो हमें डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट इज आर स्पेशलाइज्ड स्कूल्स एंड रिसोर्स सेंटर, वो हमने प्रोवाइड किए। स्पेशल स्कूल्स बनाए गए ब्लाइंड के लिए, ठीक है। स्पेशलाइज्ड स्कूल्स स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इक्विप्ड विद एडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, राइट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का वो एडेप्टिव बनाया गया है ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी मोबिलिटी वहाँ पर अच्छे से उसके उनको अच्छे रिसोर्सेज वहाँ पर प्रोवाइड किए गए। देन रिसोर्स सेंटर्स की जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स है हमारे वहाँ पर भी हमने रिसोर्स सेंटर्स बनाए गए ताकि जो उनको जो है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स है उनको एक प्रॉपर सपोर्ट और यहाँ पर रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड की जा सके मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी, राइट। दैन एजुकेशन मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी, हमने अपने एजुकेशन मटेरियल को ब्रेल मटेरियल्स में कन्वर्ट किया है, टेक्सटाइल ग्राफिक्स में कन्वर्ट किया है, ऑडियो मटेरियल्स में कन्वर्ट किया है, साथ ही साथ जो स्क्रीन रीडर्स या असिस्टेड टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम इनको शिक्षा दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन, राइट, कि जिससे ये इन्फॉर्मेशन है जो सारी इन्फॉर्मेशन जो इनका करिकुलम है उसको अच्छे से अडेप्ट कर सके अपने ब्रेल मटेरियल, टेक्सटाइल ग्राफिक्स या ऑडियो मटेरियल से, राइट। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का वर्णन हमें देखना था। तो विशिष्ट विद्यालय और संसाधन केंद्र हमने बनाए। नेत्रों के लिए, नेत्रहीन के लिए विशिष्ट विद्यालय यहाँ पर होते हैं जो इनके लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो अनुकूली बुनियादी ढांचे और संसाधनों से यहाँ पर सुसज्जित है, राइट। नैन संसाधन केंद्र मुख्यधारा के स्कूलों या शैक्षणिक संसाधनों के भीतर समर्पित संसाधन केंद्र, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उनके अंदर भी हमने संसाधन केंद्र बनाए हैं जो दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता और संसाधन को प्राप्त करते हैं। देन शैक्षणिक सामग्री, जो हमारी नॉर्मल शैक्षिक सामग्री है उसको हमने ब्रेल सामग्री, स्पर्शनीय ग्राफिक्स और ऑडियो सामग्री, साथ ही साथ जो स्क्रीन रीडर या सहायक प्रौद्योगिकी उनमें कन्वर्ट कर दिया ताकि जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे भी यहाँ पर ले सके। Then next is our accessible infrastructure. So physical accessibility, designing and modifying infrastructure to be accessible for visually impaired students, including ramps, textile paths and accessible classroom, ठीक है, कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाए कि जो फिजिकली accessible हो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी। साथ ही साथ ऐसी लेबोरेटरीज बनाई है कि जो भाई टेक्सटाइल लर्निंग से या जो ऑडिटरी लर्निंग एक्सपीरियंस है उससे हम अपने लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट यहाँ पर अच्छे से कर सके, ऐसे अपनी लेबोरेटरीज को डिज़ाइन किया गया। साथ ही साथ जो टीचिंग मेथड्स है हमने वो यहाँ पर चेंज किए, मल्टी सेंसरी अप्रोचेस हम अपना रहे हैं कि डिफरेंट जो एक से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करके हम उनकी लर्निंग करा रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ उनसे करा रहे हैं कि वो खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर याद होगा। तो सुलभ बुनियादी ढांचा हम उनको दे रहे हैं कि भौतिक रूप से जैसे रैंप हो गया, स्पर्श पथ हो गया या सुलभ कक्षाओं सहित दृष्टिबाधित छात्रों के सुलभ होने के लिए एक बुनियादी ढांचा हम डिजाइन कर रहे हैं। सुलभ प्रयोगशालाएं बना रहे हैं, सुनिश्चित करना कि विज्ञान प्रयोगशाला या अन्य व्यवहारिक स्थान स्पर्श और श्रवण सीखने के अनुभवों के अनुकूलित हो, तो ये हम उनको दे रहे हैं। तो अनुकूलित शिक्षण विधियाँ, बहुसंवेदी दृष्टिकोण इसका होता है कि भाई सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न इंद्रियों को शामिल करने के लिए बहुसंवेदी शिक्षण विधियों का समावेशन हम कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा संवेदनाएं जहाँ पर शामिल हो ऐसी शिक्षा हम उनको दे रहे हैं। देन व्यवहारिक गतिविधियाँ, अन्वेषण और समझ को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक सीखने के अनुभवों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अगर खुद करके सीखेंगे तो यहाँ पर उनको जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा मिल पाएगी। देन नेक्स्ट इज आवर ट्रेंड टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर्स हम हायर करें कि नॉर्मल एजुकेटर्स जो है उनकी जो है प्रॉब्लम्स या नीड्स उनको समझ नहीं पाते, तो स्पेशल एजुकेटर्स हम यहाँ पर हायर कर रहे हैं। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्शन उनको दे रहे हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स जो है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए कि भाई कैसे उनकी जो मोबिलिटी है, ओरिएंटेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस उनको दी जा रही है। देन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स उनके लिए बनाए जा रहे हैं, कस्टमाइज लर्निंग प्लान्स, सो डेवलपमेंट ऑफ IEP से आउटलाइन इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग गोल, ठीक है, कि पर्टिकुलर बच्चे के लिए क्या लर्निंग गोल्स हो सकते हैं, क्या अकोमोडेशन और क्या सपोर्ट सर्विसेज हम इसको प्रोवाइड की जाते हैं वो दे रहे हैं। देन रेगुलर प्रोसेस मॉनिटरिंग, सो कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस एंड एडजस्टमेंट टू एजुकेशन प्लान्स, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं हम उस प्लान को और उसमें कोई एडजस्टमेंट है तो वो हम यहाँ पर कर रहे हैं एज नीडेड जितनी भी उसको आवश्यकता है। तो यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षक और सहायक कर्मचारी ला रहे हैं, विशेष शिक्षक हम हायर कर रहे हैं, ठीक है, जो विशेष निर्देश प्रदान करने में जहाँ पर दृष्टिबाधित छात्रों को उसमें ट्रेनिंग प्राप्त हो, उसमें प्रशिक्षित हो, तो ऐसे विशेष शिक्षक उनके लिए ला रहे हैं। साथ ही साथ अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षक ला रहे हैं, ठीक है, कि उनका अभिविन्यास और गतिशीलता यहाँ पर अच्छे से हो सके।
देन व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं हम बना रहे हैं। अनुकूलित शिक्षण योजनाएं आईईपी का विकास जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण का लक्ष्य है कि भाई इस व्यक्ति के लिए क्या लक्ष्य बनाना चाहिए, क्या आवास, क्या सहायक सेवाएं हम इसको प्रदान कर सकते हैं, उसकी एक रूपरेखा हम इसमें तैयार करते हैं। देन उसकी नियमित निगरानी करते हैं कि आवश्यकता अनुसार उसमें जो योजनाएं हैं उनमें कोई समायोजन करना, कोई चेंज करना, तो वो हम करते हैं। उसकी निगरानी हम रेगुलरली करते हैं कि भाई क्या बच्चे ने प्रोग्रेस किया, क्या पर इसको और जहाँ पर नीड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज और असिस्टिव डिवाइसेस। सो ब्रेल डिवाइसेस, प्रोविजन ऑफ ब्रेल डिस्प्लेस, एम्बॉसर्स एंड नोट टेकर्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, कि जैसे ब्रेल डिस्प्लेस हो गए, एम्बॉसर्स हो गए, या नोट टेकिंग के लिए जो रीडिंग और राइटिंग की असिस्टिव डिवाइसेस है वो हम यूज़ कर रहे हैं। केन या गाइड डॉग्स की ट्रेनिंग बच्चे को दे रहे हैं कि उनकी मोबिलिटी यहाँ पर अच्छी हो सके। देन सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग उनकी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो उनके इमोशनल नीड्स है उनको हम अच्छे से एड्रेस कर सके। उनके जो पीयर है उनका सपोर्ट यहाँ पर देने के लिए पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, ताकि जो उनके साथी है उनके साथ जो इनका इंटरेक्शन यहाँ पर अच्छा हो सके और उनके अंदर एक आइसोलेशन वाली फीलिंग यहाँ पर ना आए। तो सहायक उपकरण है, तो ब्रेल उपकरण हम उनको दे रहे हैं कि पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल डिस्प्ले, एम्बॉसर्स और नोट टेकर का प्रावधान हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ बेड या जो गाइड डॉग्स है उनका प्रशिक्षण उनको दे रहे हैं कि सफ़ेद बेड या गाइड डॉग जैसी गतिशील सहायता का उपयोग वो कर सके, तो उनका प्रशिक्षण उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। देन नेक्स्ट इज और सामाजिक और भावनात्मक समर्थन, तो उसके लिए परामर्श सेवाएं दे रहे हैं कि भाई उनके जो भावनात्मक जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके, तो उनके ऐसे परामर्श सेवाएं हम दे रहे हैं। साथ ही साथ सहकर्मी सहायता कार्यक्रम उनके लिए करा रहे हैं कि जो अपने सहकर्मी है उनके साथ वो बातचीत कर सके, उनका समावेशन बढ़ सके। ठीक है, तो उसके लिए जो है सहकर्मी सहायता कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। नेक्स्ट इज आवर इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस, सो इंटीग्रेशन इनटू मेन स्ट्रीम क्लासेस, encouragement of inclusive education practices to integrate visually impaired students into regular classrooms, right, कि visually impaired students को भी हम regular classrooms में डाल सके। ऐसे जो है inclusive education practices हम यूज़ कर रहे हैं। then peer education programs, educating classmates and teachers about visually impaired and promote understanding and inclusivity, right, कि जो उनके साथी है या टीचर है उनको हम अवेयर कर रहे हैं उसकी जो है इम्पेयरमेंट के बारे में, ताकि वो उसको यहाँ पर उसकी नीड्स को अच्छे से समझ सके। देन ट्रांजिशन सर्विसेज उनको प्रोवाइड करें, राइट, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग उनको नीड है, सो प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर फ्यूचर कैरियर पाथ। ठीक है, कि जो उनके फ्यूचर के कैरियर में यूज़ हो सकते हैं, तो वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके ट्रांजिशन को हम अच्छे से प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, प्लानिंग फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि भाई स्कूल के बाद उनको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, एम्प्लॉयमेंट के जाना है, तो उनकी इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स के साथ साथ हम उनकी ट्रांजिशन प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, सो ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स, सो कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशंस एंड वर्कशॉप्स फॉर पेरेंट्स टू सपोर्ट देयर चाइल्ड्स एजुकेशन एट होम। ठीक है, कि भाई पेरेंट्स को हम बताते हैं वर्कशॉप्स के ऑर्गेनाइज करके कि कैसे उनको है घर पे एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। देन पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन यहाँ पर होता है, एनकरेजिंग कोलैबोरेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स टू एड्रेस द यूनिक नीड्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, राइट, कि जो पेरेंट्स और टीचर यहाँ पर मिलकर बात करते हैं कि भाई पर्टिकुलर बच्चे की नीड्स क्या है, उनको हम कैसे यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा प्रथाएं हैं पर उनको हम देख रहे हैं कि मुख्यधारा की कक्षाओं में एकीकरण कर रहे हैं। दृष्टिबाधित छात्रों को नियमित कक्षाओं में एकीकृत करने के लिए समावेशी शिक्षा प्रथाओं को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही साथ सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम है जो समझ और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सहपाठियों और शिक्षकों को दृश्य हानि के बारे में हम शिक्षित कर रहे हैं कि ताकि उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको वो अच्छे से पूरा कर सके। नेक्स्ट है संक्रमण सेवाएं, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण, भविष्य जैसे करियर पथों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ संक्रमण योजना कि भाई स्वतंत्र जीवन कौशल सहित स्कूल के बाद वो उच्च शिक्षा लेंगे या भाई उनको रोजगार चाहिए, तो उसकी एक संक्रमण की योजना हम उनको बनाकर दे रहे हैं। साथ ही साथ माता पिता की भागीदारी यहाँ पर होती है, राइट, ऐसी कार्यशालाएं हम यूज़ करते हैं कि जिसमें माता पिता को यहाँ पर प्रशिक्षण दे सके कि भाई वो घर पे एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चे के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अभिभावक शिक्षक का सहयोग होता है, उनके बीच में कोलैबोरेशन होता है, ताकि दृष्टिबाधित छात्रों की जो विशिष्ट आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए माता पिता और शिक्षकों के बीच एक सहयोग है उसको हम प्रोत्साहित कर सके। Our next question is explain the meaning of total communication, discuss its principle and justification, right? So total communication is an approach to communication that combines various modes of methods of communication to meet the diverse needs of individual, particularly those with hearing impairment, right? तो total communication क्या हो गया भाई कि बच्चे की जो diverse needs है उनके अकॉर्डिंग हम क्या क्या यहाँ पर मेथड्स कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, और ये पर्टिकुलरली हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। इट एक्नॉलेजेस दैट पीपल हैव डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस एंड एबिलिटीज एंड इट सीक्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव अप्रोच टू कम्युनिकेशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल चैलेंजेस, राइट, कि भाई प्रत्येक व्यक्ति की नीड यहाँ पर अलग होती है कि वो कम्युनिकेशन जो अच्छे तरीके से कैसे करता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर मल्टीपल चैलेंज, ठीक है,
मल्टीपल तरीके से जो है कम्युनिकेशन यहाँ पर उसका डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट इज आवर प्रिंसिपल ऑफ टोटल कम्युनिकेशन. पहला है मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन. सो टोटल कम्युनिकेशन एम्ब्रेसेस द यूज ऑफ मल्टी कम्युनिकेशन मॉडल्स इंक्लूड स्पोकन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, रिटन लैंग्वेज एंड विजुअल एड्स के, कि इन सबको कंबाइन करके हम यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं. सो द आइडिया इज टू यूटिलाइज एनी मीन्स दैट इफेक्टिवली कन्वेज अ मैसेज. ठीक है, तो इनमें से जो भी यहाँ पर इफेक्टिवली में अपना मैसेज कन्वे करने के लिए अच्छा लग रहा है, तो उन 2-3 वेज को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. राइट, मल्टी मोडल कम्युनिकेशन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो संपूर्ण संचार का अर्थ हमें स्पष्ट करना था और उसके सिद्धांत और औचित्य पर हमें चर्चा करनी थी. तो टोटल कम्युनिकेशन संचार का एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तियों, विशेषकर श्रवण बाधितों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचार के विभिन्न तरीकों को जोड़ता है. यह स्वीकार करता है कि लोगों की संचार प्राथमिकताएं और क्षमताएं अलग अलग हो सकती है, और यह कई चैनलों को शामिल करके संचार के लिए व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण एक प्रदान जो है करना चाहता है. तो संपूर्ण संचार के क्या सिद्धांत है? मल्टी मोडल संचार होता है. टोटल कम्युनिकेशन में बोले जाने वाले भाषा, सांकेतिक भाषा, हाव भाव, चेहरे का भाव, लिखित भाषा और दृश्य सहित कई संचार मोड का यहाँ पर उपयोग किया जाता है. विचार यह है कि किसी संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने वाले किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं. ठीक है, कि हमारा जो मैसेज है उसको हम अच्छे से कैसे कन्वे करते हैं, तो उनको हम जो इनमें से कोई भी 2-3 मेथड्स हैं यहाँ पर उनको कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आर इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच. सो रिकॉग्नाइजेस दैट इंडिविजुअल्स हैव यूनिक कम्युनिकेशन नीड्स एंड प्रेफरेंसेस. टोटल कम्युनिकेशन encourages flexibility in choosing and combining communication methods based on an individual's strengths and preferences. राइट, कि भाई प्रत्येक व्यक्ति की जो है इंडिविजुअलाइज यूनिक कम्युनिकेशन नीड्स होती है. ठीक है, कि वो किस तरीके से समझ सकता है, उसकी प्रेफरेंसेस अलग होती है. तो जो टोटल कम्युनिकेशन में इसमें हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है कि हम कोई भी 2-3 मेथड्स यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, उनको कंबाइन करके यहाँ पर अपना जो मैसेज कन्वे कर सकते हैं. देन इंक्लूसिव कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट. सो क्रिएट्स एन इंक्लूसिव कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट where individuals can use and understand various communication modes. This is particularly important in education settings to ensure that everyone has access to information. Right, ऐसा इंक्लूसिव कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट हम बना देते हैं टोटल कम्युनिकेशन की हेल्प से, कि भाई सभी लोग जो है क्लास में स्पेशली कि उस जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको 2-3 तरीके से उनको कंबाइन करके हम करा रहे हैं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है हमारी इंस्ट्रक्शन तक वो सभी बच्चों तक पहुंच जाए. राइट, जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि ये स्वीकारता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति की जो है संचार की आवश्यकता और प्राथमिकता अलग अलग हो सकती है. तो टोटल कम्युनिकेशन किसी भी व्यक्ति की ताकत और प्राथमिकताओं के आधार पर संचार विधियों को चुनने और उनको संयोजन करने में यहाँ पर लचीलापन प्रोत्साहित करता है, फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है. समावेशी संचार वातावरण में प्रोवाइड करता है कि एक समावेशी संचार वातावरण बनाता है जहाँ विभिन्न व्यक्ति संचार साधनों का उपयोग और समझ कर सकते हैं. शैक्षिक सेटिंग्स में यह बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भाई सभी तक जानकारी यहाँ पर पहुँचे थे. तो हम 2-3 तरीकों को यहाँ पर कंबाइन करके जो है इंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आवर पेरेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. सो इन्वॉल्व्स पेरेंट, फैमिलीज एंड द कम्युनिटी इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. This can include providing resource and training support communication at home and within the community. Right, कि जो पेरेंट या कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं ताकि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट या ट्रेनिंग जो है बच्चे को दे सके. Then constant adaptation recognizes the dynamic nature of communication needs. Total communication is not a rigid system but allows for constant adaptations for changing circumstances and individual process. Right, जो कम्युनिकेशन नीड्स है वो बहुत डायनामिक है उसकी. ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कोई 2-3 स्टैटिक नीड्स है वो ही हमें हर टाइम करनी होती है. तो टोटल कम्युनिकेशन एक रिजल्ट सिस्टम नहीं है, इसमें हम कॉन्स्टेंट अडेप्टेशंस कर सकते हैं. ठीक है, कि किसी बच्चे को उन तरीकों से जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे नहीं आ रहा, तो हम 2-3 और तरीकों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो माता पिता और समुदाय की भागीदारी. तो संचार प्रक्रिया में माता पिता, परिवार और समुदाय शामिल होता है. इसमें घर पर और समुदाय के भीतर संचार का समर्थन करने के लिए संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करना यहाँ पर शामिल हो सकता है, कि हम उसको कैसे कैसे संसाधन या कैसे प्रशिक्षण बच्चे को यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं. देन लगातार अनुकूलन. तो संचार आवश्यकताओं की गतिशील प्रकृति को पहचानता है. संपूर्ण संचार एक कठोर प्रणाली नहीं है बल्कि यह बदलती परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहता है. ठीक है, व्यक्तिगत प्रगति के निरंतर अनुकूलन की अनुमति हमें देता है. Then justification for total communication. Individual differences. So every individual is unique and what works for one person may not work for another. So total communication recognizes the accommodation of diverse communication needs and preferences of individuals including those with hearing impairment. Right, कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कि एक ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मेरे लिए सही तो वो आपके लिए भी सही है, आपकी प्रेफरेंसेस अलग होती है. तो ये जो टोटल इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सपोर्ट करता है हमारा टोटल कम्युनिकेशन. देन इनहेंस्ड कम्युनिकेशन एक्सेस. ठीक है,
कि जो कम्युनिकेशन एसेस है वो ये बढ़ा देता है, क्योंकि ये मल्टीपल वेज यूज़ कर सकता है जिससे हम इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपरली ले पाते हैं. सो बाय यूजिंग मल्टीपल कम्युनिकेशन नीड्स, total communication aims to enhance access to information for individuals with hearing impairment. It provides a more comprehensive and inclusive way to convey message, right? कि एक अच्छा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ज़्यादा इंक्लूसिव तरीका ये यूज़ करते हैं अपने मैसेज को यहाँ पर कन्वे करने का. तो संपूर्ण संचार का औचित्य, तो व्यक्तिगत मतभेद यहाँ पर होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और एक व्यक्ति के लिए काम करता है जो दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता. ठीक है, कि ऐसा नहीं होता कि भाई एक व्यक्ति के लिए जो चीज़ काम करे तो दूसरे के लिए भी वो ऐसे करे, क्या पता वो दूसरे के लिए काम नहीं करे. तो टोटल जो कम्युनिकेशन है उसमें संचार में विविधताएं हैं. ठीक है, कि हम उसकी प्राथमिकताएं पहचान सकते हैं, उनको समायोजन कर सकते हैं कि भाई बच्चे की यहाँ पर क्या नीड है और उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं. देन उन्नत संचार है, उसकी पहुंच हम बढ़ा सकते हैं. कई संचार साधनों का उपयोग करके जो टोटल कम्युनिकेशन का उद्देश्य है श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए जानकारी पहुंच बढ़ाना है. यह संप्रेषित करने के लिए अधिक व्यापक और समावेशी तरीका प्रदान करता है. ठीक है, कि उनको एक अच्छा उन्नत संचार हम किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, किन किन तरीकों के जो कम्युनिकेशन उनका हम यहाँ पर उनको कंबाइन कर सकते हैं, उनको जो है संचार ये प्रोवाइड कर सकते हैं. देन लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, एक्सपोजर टू वेरियस कम्युनिकेशन मोड कैन सपोर्ट ओवरऑल लैंग्वेज डेवलपमेंट. दिस इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड साइन लैंग्वेज फैसिलिटेटिंग लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, राइट? कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे स्पेसिफिकली उनके लिए जो लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि उनके लिए हम कई मोड्स कम्युनिकेशन के यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिससे उनकी जो स्पोकन और साइन लैंग्वेज है उसकी फैसिलिटी बढ़ जाती है. साथ ही साथ जो उनकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है और उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है. नेक्स्ट, inclusive education. So in education settings, total communication promotes inclusive practices by ensuring that students with hearing impairments can access information in ways that suits their individual communication preference, right? कि भाई जिन बच्चों को यहाँ पर सुनने में कोई अक्षमता है तो वो अपने तरीके से, ठीक है, कि किस तरीके से उसको समझ आती है, उसकी कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर जो है अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन वहाँ पर उनके लिए प्रोवाइड करते हैं कि भाई जिस तरीके से वो समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में उनको समझाया जाता है. तो भाषा का विकास होता है. श्रवण बाधित बच्चों के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का संपर्क समग्र भाषा विकास में सहायता कर सकता है. इसमें बोले जाने वाली भाषा और हस्ताक्षरित भाषा दोनों शामिल है जो भाषाई क्षमता को जो है सुविधाजनक बनाती है. साथ ही साथ समावेशी शिक्षा, तो शिक्षा सेटिंग्स में टोटल कम्युनिकेशन यह सुनिश्चित करके समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देती है कि श्रवण बाधित छात्र अपनी व्यक्तिगत संचार प्राथमिकताओं के अनुरूप जानकारी प्राप्त कर सके और उन तक पहुँच कर सके. ठीक है, कि भाई उनकी व्यक्तिगत संचार की प्राथमिकताएं क्या है, कि किस तरीके से वो जो है संचार है अच्छे तरीके से कर सकते हैं. Next is our communication success. By offering multiple avenues for communication, total communication increases, like the likelihood of successful communication encounter. So this is particularly important for individuals who may have limitations in one mode but excel in another. ठीक है, जो communication success उनकी हो जाती है. ठीक है, कि कई बच्चे होते हैं कि भाई एक communication method है वो उसको अच्छे से यूज़ नहीं करते लेकिन दूसरे को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं. ठीक है, तो टोटल कम्युनिकेशन में यही तो होता है कि हम कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो इससे जो कम्युनिकेशन सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है, कि जो स्ट्रेटजीज होती है वहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. सो टोटल कम्युनिकेशन अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन सिचुएशनल नीड. ठीक है, कि उस सिचुएशन की ज़रूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि भाई उसको चेंज कर सकते हैं. द अडेप्टेबिलिटी इज असेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट एंड एनवायरमेंट. ठीक है, और उसको अडेप्ट कर सकते हैं डिफरेंट एनवायरमेंट में. तो जो संचार की सफलता है वो बढ़ जाती है क्योंकि संचार के लिए रास्ते पेश करके टोटल कम्युनिकेशन संचार सफल मुठभेड़ों की संभावना को बढ़ाता है और उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके पास एक मोड में सीमाएं हो सके लेकिन जो दूसरे मोड में वो बहुत उत्कृष्ट उनके पास हो सकती है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. तो जो एक टोटल संचार है इसमें हम किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं. तो हो सकता है कि भाई जो इसमें उसकी उत्कृष्टता जिसको वो बच्चा अच्छे से समझ सकता है वो हम यूज़ करें तो उस बच्चे की जो है सफलता है जो संचार में वो यहाँ पर हो सकती है. जन संचार की रणनीतियाँ उसमें लचीलापन होता है कि ऐसा नहीं है कि भाई एक ही रणनीति से हम यह संचार करेंगे. तो टोटल कम्युनिकेशन जो है इसमें हमें लचीलापन देखने को मिलता है. इसमें विभिन्न संदर्भ और वातावरणों में जो प्रभावी संचार के लिए अनुकूलनशीलता यहाँ पर आवश्यक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की जो लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर क्या है. सो द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल की क्या क्या रूल्स है और क्या क्या प्रिंसिपल है जो हमारे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन देने के लिए गवर्न्स करते हैं. वो होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ दोस एक्सप्रेशन कन्वेज इन्फॉर्मेशन. ठीक है, और जो एक्सप्रेशन है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को कैसे कन्वे कर सकते हैं. सो लिंग्विस्टिक्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एट डिफरेंट लेवल्स रेंजिंग फ्रॉम साउंड्स एंड वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेज एंड डिस्कोर्स. ठीक है, कि भाई इन तरीकों से हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं. ठीक है, कि उसका लेवल क्या होती है, एक पहले साउंड आती है फिर वर्ड आती है फिर सेंटेंसेस आते हैं. देन फर्स्ट आता है हमारा फोनेटिक एंड फोनोलॉजी. सो फोनेटिक्स क्या होता है, एग्जामिन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड सच एज देयर आर्टिकुलेशन एंड
अकॉस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें हम वो एग्जामिन करते हैं कि उसकी जो स्पीच साउंड है उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उनका आर्टिकुलेशन कैसा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आर्टिकुलेशन की। देन फोनोलॉजी स्टडीज द साउंड पैटर्न्स एंड द वेज इन विच साउंड फंक्शन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट, कि किस साउंड में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो है इसकी फोनोलॉजी होती है। इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ फोनेम्स विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड एंड कैन डिस्टिंग्विश मीनिंग, ठीक है, जो हमारी फोनेम्स होती है उनको हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमारी साउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कि उनके बीच हम डिफ्रेंशिएट यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो भाषा की संरचना पर हमें चर्चा करनी थी। तो भाषा की संरचना नियमों और सिद्धांतों की प्रणाली को संदर्भित करती है, जो है नियंत्रित करती है कि शब्दों का सार्थक अभिव्यक्ति बनाने के लिए उनको कैसे जोड़ा जाता है और ये अभिव्यक्तियाँ कैसे जानकारी देती हैं, राइट। तो पहले हमारी ध्वन्यात्मक और ध्वनि विज्ञान। तो ध्वन्यात्मक में हम देखते हैं कि भाषण ध्वनियों के भौतिक गुणों जैसे कि उनकी अभिव्यक्ति और ध्वनि विशेषताओं की जांच करता है। साथ ही साथ जो ध्वनि विज्ञान होता है कि किसी विशेष भाषा में ध्वनि पैटर्न और ध्वनि के कार्य करने के तरीकों का अध्ययन करता है। इसमें स्वर का विश्लेषण शामिल होता है कि जो हमारी जो सबसे छोटी ध्वनि की इकाई है उनका अर्थ यहाँ पर अलग अलग हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर मॉर्फोलॉजी। इट एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, की जो हमारे फॉर्मेशन है वर्ड्स का उसको एग्जामिन करते हैं। सो मॉर्फेमीन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। सो दीज कैन बी फ्री और बाउंडेड, राइट। तो ये एक साथ मिलके भी अपना मीनिंग दे सकते हैं और फ्रीली भी अपना मीनिंग दे सकते हैं। एक यूनिट होती है हमारी लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, ठीक है, किसी का मीनिंग है उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी होती है मॉर्फेम। नेक्स्ट इज सिंटेक्स। सो फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड द रूल्स गवर्निंग द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट मीनिंग, ठीक है, कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखते हैं सेंटेंस में, और क्या क्या रूल्स हैं जिसके कारण जो एक हमारा सेंटेंस है उसको हमने अरेंज किया कि वो कंप्लीट मीनिंग अपना यहाँ पर दे सकता है। इन बोथ स्टडी ऑफ फ्रेजेस, क्लासेस एंड सेंटेंस टाइप्स, ठीक है, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। देन सिंटैक्स इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म ग्रामेटिकल करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि भाई वर्ड्स यहाँ पर कैसे कंबाइन हुए कि भाई वो अपना अच्छा मीनिंग दे रहे और ग्रामेटिकली भी वो करेक्ट है। तो पहला हमारा आकृति विज्ञान है कि शब्दों की संरचना और गठन का प्रशिक्षण हम करते हैं। रूपिम, किसी भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ये मुक्त भी हो सकते हैं और किसी के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर सिंटेक्स, कि अर्थ पैदा करने के लिए वाक्यों की संरचना और शब्दों की व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले नियमों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। इनमें वाक्यांशों, उपवाक्यों और वाक्यों के प्रकार का अध्ययन शामिल है। तो वाक्य विन्यास यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे शब्द मिलकर व्याकरणिक रूप से सही और सार्थक वाक्य यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, क्या वो व्याकरणिक रूप से सही है या नहीं है। नेक्स्ट इज आवर सिमेंटिक्स। सो इन्वेस्टिगेट्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस, उनके मीनिंग को इन्वेस्टिगेट करते हैं। कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस एंड द रियल वर्ल्ड एंटिटीज और कंसेप्ट दे रिप्रेजेंट, ठीक है, कि किस कंसेप्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके कर रहे हैं उनका, और जो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस है उनके बीच में यहाँ पर क्या रिलेशनशिप्स है उसको हम देखते हैं। इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ मीनिंग एट डिफरेंट लेवल्स इंक्लूडिंग लेक्सिकल सेमेटिक्स एंड कॉम्पोजिटल सिमेटिक्स, ठीक है, कि उसके वर्ड का मीनिंग क्या है, उसका सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में हम उसको जाकर सेंटेंस की करेक्टनेस को यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट इज आवर प्रैग्मेटिक्स। सो एग्जामिन हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कि ये कॉन्टेक्स्ट हमारे लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन में कैसे इंटरप्रिटेशन कर रहा है, कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस यहाँ पर कर रहा है। फोकसेस ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन सोशल इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेटिव इंटेंट बिहाइंड अल्ट्रेंसेस, ठीक है, कि हमारा सोशल इंटरेक्शन या लैंग्वेज क्या है, उसके कम्युनिकेटिव मैटर क्या है, उस पर ये फोकस करते हैं। इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग इम्प्लाइड मीनिंग, स्पीच एक्ट्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑन इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कि उस कॉन्टेक्ट का हमारे इंटरप्रिटेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी स्पीच का मीनिंग क्या है, ठीक है, उस स्पीच का एक्ट क्या है, तो वो हम यहाँ पर सब देखते हैं प्रैग्मेटिक्स में। तो शब्दार्थ हम देखते हैं कि भाई शब्द वाक्यांशों और वाक्यों की अर्थ की जांच करते हैं। भाषाई अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की संस्थाओं या अवधारणाओं के बीच संबंधों से संबंधित जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। और इसमें विभिन्न स्तरों के अर्थ का अध्ययन शामिल है, राइट, जिसमें शाब्दिक अर्थ और जो रचनात्मक शब्दार्थ है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके वाक्य का अर्थ क्या है और इसके शब्द का अर्थ क्या है। नेक्स्ट हमारा व्यवहारिकता। तो जांच करते हैं कि संदर्भ भाषाई अभिव्यक्तियों की व्याख्या को कैसे प्रभावित करता है और सामाजिक अंतक्रिया में भाषा का उपयोग उनके कथनों के पीछे संप्रेक्षणीय मंशा है क्या है, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें निहित अर्थ, भाषण कृत्य और स के भाव को समझना है। नेक्स्ट इज आवर डिस्कोर्स। सो स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सटेंडेड स्ट्रेचेस टू लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल, ठीक है, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है कि बियॉन्ड द लैंग्वेज लेवल उसको हम कैसे समझ सकते हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। कंसर्न विद हाउ सेंटेंस आर कनेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म कोहेरेंट टेक्स्ट और कन्वर्सेशन, ठीक है, कि एक सेंटेंस को हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया है कि भाई वो पर्टिकुलर किसी कन्वर्सेशन को यहाँ पर अच्छा कर सकता है, वो हम यहाँ पर देखते हैं।
की जो हम कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसकी संरचना यहाँ पर उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर रहे हैं. नेक्स्ट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ cohesion, coherence, and rhetorical structure. Next is our lexicon. So refers to the mental dictionary of a speaker containing all words and their meaning. ठीक है कि जो mental dictionary speaker की कैसे जो उनके words के meaning वो contain करता है. So lexical items are organized based on their semantic relationships and speaker assesses this mental lexicon during language production and comprehension. ठीक है कि वो जो है जो speaker है वो जो lexical items हैं उनके meanings को अपनी language production या comprehension के time पर भी यहाँ पर समझता है, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं. तो प्रवचन होते हैं कि भाई वाक्य स्तर से परिभाषा का विस्तार है, उसकी संरचना और संगठन है, उसका हम अध्ययन करते हैं. साथ ही साथ सुसंगत पाठ या वार्तालाप बनाने के लिए वाक्यों को कैसे जोड़ा या उसको व्यवस्थित किया जाता है, हम उसको यहाँ पर चेक करते हैं. इसमें सामंजस्य, सुसंगतता और अलंकिक संरचना है, उसका भी विश्लेषण हम यहाँ पर शामिल करें, उसका विश्लेषण हम यहाँ पर करते हैं. नेक्स्ट इज शब्दकोश. तो एक वक्ता के मानसिक शब्दकोश को संदर्भित करता है जिसमें सभी शब्द और उनके अर्थ यहाँ पर शामिल होते हैं. शब्दार्थ संबंधी वस्तुओं को शब्दार्थ संबंधों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है और इसे वक्ता भाषा उत्पादन जब करता है और उसकी समझ के दौरान जो है मानसिक शब्दकोश तक पहुंचता है कि भाई इस पर्टिकुलर वर्ड का यहाँ पर मीनिंग क्या है. नेक्स्ट इज आवर ग्रामर. सो encompasses the entire set of rules and structure that go in language. ठीक है कि जो रूल्स या स्ट्रक्चर्स है उनको हम यहाँ पर चेक करते हैं. इंक्लूड्स बोथ सिंटेक्स एंड मॉर्फोलॉजी डिटेलिंग हाउ सेंटेंस आर फॉर्म्ड एंड हाउ वर्ड्स आर पुट टुगेदर. ठीक है कि कैसे सेंटेंस फॉर्म हुआ है, कैसे वर्ड्स को हमने एक साथ रखा है, तो उन सबको हम यहाँ पर चेक करते हैं. देन हायरार्की ऑफ लिंग्विस्टिक लेवल्स. सो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स ऑपरेट इन एन हायरार्किकल मैनर्स. फिनोमेनस combine to form morphemes. ठीक है, then morphemes combine to form words and then words form to combine sentences. तो इन ये हायरार्की जो है वो हम चेक करते हैं. तो व्याकरण हम पहले चेक करते हैं कि भाई सभी नियम को यहाँ पर पालन किया गया है. ठीक है, संरचना अच्छे तरीके से की गई, व्याकरण यहाँ पर सही है नहीं है बेसिकली. और इसमें वाक्य विन्यास और आकृति विज्ञान दोनों शामिल है जिसमें विस्तार से बताया गया है कि वाक्य कैसे बनता है और शब्दों को एक साथ हम कैसे रख सकते हैं. नेक्स्ट भाषाई स्तरों का पदानुक्रम. तो भाषाई संरचना एक श्रेणीबद्ध तरीके से संचालित होती है जिसमें स्वनियम मिलकर रूपिम बनाते हैं, रूपिम मिलकर शब्द बनाते हैं और शब्द मिलाकर वाक्य बनाते हैं. तो इनके स्तरों का जो पदानुक्रम है उसको ये चेक करते हैं. Our next question is discuss on the educational practices of children with deaf blindness. ठीक है कि इनके लिए education practices हम क्या क्या यूज कर सकते हैं. So educational practices for children with deaf blindness involve a comprehensive and individualized approach to address their unique needs and challenges. ठीक है कि उनकी जो challenges या unique needs है उनके लिए हम individualized approaches यहाँ पर यूज कर सकते हैं. So deaf blindness is a sensory impairment that affects both vision and hearing, right? And it requires specialized strategies to support the development of communication, mobility, socialization and academic skill. ठीक है कि भाई जब बच्चे की दोनों सेंसेस यहाँ पर काम नहीं करते हैं अच्छे तरीके से तो उनके लिए जो है हमें अलग से स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है जिससे हम जो इनकी एजुकेशन प्रोसेस है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यहाँ पर बनाते हैं. सो डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान दैट आउटलाइन स्पेसिफिक गोल्स, स्ट्रेटजीज एंड अकोमोडेशन टेलर टू द चाइल्ड्स यूनिक नीड्स एंड एबिलिटीज़. ठीक है कि बच्चे की नीड क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, उसके लिए हम स्पेसिफिक गोल यहाँ पर बनाते हैं, स्ट्रेटजीज यहाँ पर बनाते हैं. देन कोलैबोरेशन विद टीम रोल्स. ठीक है, एक टीम के साथ प्रॉपर कोलैबोरेशन हम करते हैं. फोस्टर कोलैबोरेशन अमंग एजुकेटर्स हो गए, स्पेशल एजुकेटर्स हो गए, उसके जो थेरेपिस्ट हो गए, इसका पेरेंट्स हैं या सपोर्ट स्टाफ, उनके बीच में एक कोलैबोरेशन यहाँ पर होता है ताकि जो उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हम यहाँ पर कर सके. एक अच्छी अप्रोच है जो चाइल्ड की एजुकेशन है उसको हम बना सके ताकि जो उसकी लर्निंग है उसको हम इंक्रीज कर सके. ठीक है, तो बधिर अंधत्व वाले बच्चों की शैक्षिक प्रथाओं पर हमें चर्चा करनी थी. तो बधिर अंधत्व वाले बच्चे वो होते हैं जिनको सुनने के श्रवण के साथ साथ यहाँ पर दृश्य की हानि भी होती है. तो उनके लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं हम बनाते हैं. ठीक है, उनकी व्यक्तिगत भाई रणनीतियाँ हम देखते हैं कि किस रणनीति के से हम जो है बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं, क्या क्या उनकी आवश्यकता है, कैसे कैसे हम उनको पूरा कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट हमारे सहयोग और टीम का दृष्टिकोण है. तो जो बच्चे के साथ है, ठीक है कि उसके पेरेंट्स हो गए, विशेष शिक्षा पेशेवर हो गए, ठीक है, चिकित्सा हो गए, माता पिता हो गए, अन्य सहायक कर्मचारी, तो वो भी साथ में यहाँ पर एक सहयोगी टीम के रूप में कार्य करते हैं जिससे बच्चे को हम यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई उसकी नीड क्या है, उनको एड्रेस कैसे करना है. नेक्स्ट है हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, वो हम यूज़ कर सकते हैं. लाइक टोटल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि किन्हीं भी 2-3 टाइप के जो कम्युनिकेशन है हम उनको साथ में कोलैबोरेटिवली यूज़ कर सकते हैं. राइट, देन असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनके लिए यूज़ कर सकते हैं सच एज ब्रेल डिवाइसेस, स्क्रीन रीडर्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड टेक्सटाइल ग्राफिक्स. इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि उनकी एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाए और उनकी जो बच्चों की लर्निंग यहाँ पर हो सके. Next is our orientation and mobility training. So provide more orientation and mobility training to help children with deaf blindness navigate the environment safely and develop spatial environment awareness through the use of canes and guide dogs. Right कि भाई वो जो
उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि वो अपनी ओरिएंटेशन अच्छा से कर सके, वो नेविगेट कर सके अपने एनवायरनमेंट में सेफली। उनको मोबिलिटी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है कि कैसे केन्स का वो गाइड डॉग वो यूज़ कर सकते हैं अपनी मोबिलिटी के लिए, राइट। हमारी संचार रणनीतियाँ थी कि हमने देखा कि प्रभावी संचार की सुविधा के लिए हम संपूर्ण संचार दृष्टिकोण यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें किन्हीं भी 2-3 संचार के माध्यम है उनको एक साथ यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सहायक प्रौद्योगिकी। इसमें पहुंच बढ़ाने वाले जो बच्चों के सीखने में सहायता करने वाली तकनीकें, जैसे ब्रेल डिवाइस होगी, स्क्रीन रीडर हो गया, संचार उपकरण हो गया, स्पर्श ग्राफिक्स हैं, इनको एकीकृत करके हम उनकी जो है सहायता कर सकते हैं ताकि वो जो उनकी लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है सर अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण, ठीक है, कि उनको गतिशीलता का प्रशिक्षण देते कि भाई वो स्वतंत्र रूप से जो है अपना कहीं भी आ जा सके, राइट। तो बधिर अंधता से पीड़ित बच्चों को अपने वातावरण में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए जो बेंत है या जो मार्गदर्शक डॉग है उनका उपयोग करना वो सिखाया जाता है, ठीक है, ताकि जो स्थानीय जागरूकता है, स्पेशल अवेयरनेस उनके अंदर डेवलप की जाती है और उसमें जागरूकता विकसित करने में मदद करने के लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण उनको दिया जाता है, प्रॉपरली उनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। Next is our sensory stimulation. So incorporate sensory stimulation activities to enhance the child's sensory experience and promote overall development, considering both the auditory and tactile modalities, right? कि उनकी जो sensory stimulation है वो हम बढ़ाते हैं बच्चों की, ताकि जो एक overall development है वो यहाँ पर बढ़ सके, ठीक है। कि जैसे उनको सुन नहीं रहा है तो भाई उनकी जो और जहाँ पर सेंसेस काम कर रही है उनको हम इतना एक्टिव कर दें कि वो उनके यूज से जो है अपना इंडिपेंडेंट एक अच्छी लाइफ जी सके। नेक्स्ट इज आर अडेप्टेड क्यूरिकुलम। सो मॉडिफाई एंड अडेप्ट द क्यूरिकुलम टू मीट द चाइल्ड्स इंडिविजुअल नीड, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हमें एक रिजिड क्यूरिकुलम को ही फॉलो करना है, यहाँ पर हमें है ना ऐसा फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम यहाँ पर डिजाइन करना है कि उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सके, राइट। इनकॉर्पोरेटिंग टेक्सटाइल लर्निंग मटेरियल्स, ब्रेल रिसोर्सेज एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, राइट, कि उनको ब्रेल मटेरियल से हम पढ़ा रहे हैं, उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज यहाँ पर हम करा रहे हैं कि बच्चे जो है कर अपना अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट इज आर सोशल स्किल डेवलपमेंट। सो इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू फोस्टर सोशल स्किल्स एंड फैसिलिटेट पीयर इंस्ट्रक्शन सच एज स्ट्रक्चर्ड सोशल एक्टिविटीज, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स एंड इंक्लूजन इन ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं ताकि उनके जो सोशल स्किल्स हैं उनकी डेवलपमेंट यहाँ पर हो सके। तो संवेदी उत्तेजना है वो हम उनके बढ़ा सकते हैं कि श्रवण और स्पर्श दोनों तौर तरीकों पर विचार करते हुए बच्चे की संवेदी अनुभवों को बढ़ाने का समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए उनकी संवेदी उत्तेजना है, ठीक है, उनके जो सेंसेस है उनके उत्तेजना को हम बढ़ा सकते हैं ताकि वो जो है अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ उन संवेदनाओं की वजह से जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है उसको डिटेक्ट कर सके, राइट, अपना अच्छे से वो जी सके। नेक्स्ट इज आर अनुकूलित पाठ्यक्रम। तो बच्चे के व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में संशोधित कर सके हम ऐसा पाठ्यक्रम में भी बनाना, ठीक है, कि यहाँ पर बच्चे की भाई कोई स्पेसिफिक और नीड है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको संशोधित कर सके, जिसमें स्पर्श संबंधी शिक्षण सामग्री, ब्रेल संसाधन और व्यवहारिक गतिविधियाँ शामिल हो। नेक्स्ट इज आवर सामाजिक कौशल विकास। तो सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने और सहकर्मी बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीतियों को लागू करना है, जैसे संरक्षित सामाजिक गतिविधियाँ, सहकर्मी सहायक कार्यक्रम और समूह गतिविधियाँ, ताकि उनका जो सामाजिक कौशल है बच्चे का यहाँ पर वो भी विकास हो सके। Next is our behavioral support, right? Provide behavioral support that recognizes the impact of sensory impairment on behavior, addressing any challenges and promoting positive behavior through communication and sensory regulation, ठीक है, कि उनको एक behavioral support हम provide करें ताकि उनका एक positive behavior रहे, उनका जो behavioral में कोई challenges यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको हम कैसे tackle करें, ठीक है, उनका जो communication है और sensory regulation है उसको positive यहाँ पर हम कैसे करें, तो उस पर हम उसका हमें support यहाँ पर करना है। Then next is parental involvement. Involve parents actively in education process, providing training and resources to support their children's learning एंड डेवलपमेंट एट होम, ठीक है, कि भाई पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर पॉजिटिव हो और अच्छी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनकी होनी चाहिए ताकि उनका एक जो लर्निंग एनवायरनमेंट है या जो घर का भी इन्वायरमेंट है वो एक इंक्लूसिव अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बच्चे को दे सके। Next is our professional development. Ensure that educators and support staff receive ongoing professional development to stay informed about best practices and strategies for working with children who are deaf blind, ठीक है, कि भाई प्रोफेशंस जो हमारे लाइक टीचर्स ही उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है या कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिनके कारण जो है हम इनको अच्छे से इनकी लर्निंग करा सकते हैं, राइट, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो व्यवहारिक समर्थन हम उन्हें दे सकते हैं कि व्यवहारिक समर्थन प्रदान करें जो बच्चे पर संवेदी हानि के प्रभाव को पहचानता है और किसी भी चुनौती का समाधान यहाँ पर करता है और संचार और संवेदी विनियम के माध्यम से एक सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देता है कि उनका व्यवहार है जो सकारात्मक तरीके से रहे, उनका व्यवहार यहाँ पर अच्छा रहे, उनके उसमें कोई डीमोटिवेशन यहाँ पर ना आए।
नेक्स्ट की माता पिता की भागीदारी क्या है। तो माता पिता की शैक्षिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हमें करना चाहिए और साथ ही साथ घर पर उनके बच्चे की शिक्षा और विकास में सहायता के लिए उनको प्रशिक्षण या संसाधन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्यावसायिक विकास। तो हमें सुनिश्चित करना है कि भाई शिक्षक या जो भी कोई सहायक कर्मचारी हैं बधिर दृष्टिहीन बच्चों के साथ जो काम करते हैं, तो उनको जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं जो या जो नई नई रणनीतियाँ लागू हुई हैं, तो उनको पता होना चाहिए, उनके बारे में अवेयरनेस उनको होनी चाहिए कि वो उससे जो है बच्चे की लर्निंग अच्छी यहाँ पर करा सके। Next is our transition planning. So develop a comprehensive transition planning that prepares a child for transition between educational levels and beyond school, including vocational training and independent living skills. ठीक है, तो बच्चे की ट्रांजिशन प्लानिंग करेंगे हम कि भाई स्कूल के बाद वो कहाँ जाएगा, ठीक है, उसको फर्दर एजुकेशन लेनी है या उसको एम्प्लॉयमेंट लेनी है, उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग में हम ऐसे स्किल्स यहाँ पर डेवलप कराते हैं जिनकी नीड होती है, राइट, कि भाई बच्चे के अंदर कोई कंप्यूटर स्किल्स यहाँ पर डेवलप करा दी जिसकी डिमांड अगर चल रही है, ठीक है, इसको जिससे बच्चे की एम्प्लॉयमेंट हो सके, उसकी इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स का हम ध्यान रखते हैं और उसकी पूरी ट्रांजिशन प्लानिंग हम यहाँ पर बच्चे की करते हैं उसकी नीड्स और उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। अंडरस्टूड। Next is our assessment and monitoring. So conduct regular assessments to monitor the child's progress and adjust education strategies accordingly. ठीक है, कि रेगुलर असेसमेंट हम बच्चे के ले रहे हैं कि भाई बच्चे की प्रोग्रेस क्या है वो हमें पता चल जाए और हम स्ट्रेटजी से उनको जो है मॉडिफाई अगर हमें करना हो तो वो हम कर सकें। तो असेसमेंट्स में इंक्लूड फंक्शनल विजन एंड हियरिंग असेसमेंट्स एज वेल एज इवेल्युएशंस फॉर एकेडमिक एंड डेवलपमेंटल स्किल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई हमारी जो विजन और हियरिंग असेसमेंट्स है उनमें हमारी इवेल्युएशन एकेडमिक के साथ साथ हमारी जो डेवलपमेंटल स्किल्स है उनकी भी हम साथ में करेंगे। नेक्स्ट इज आर एडवोकेसी. So advocate for the inclusion of children with deaf blindness in mainstream education settings whenever appropriate, ensuring that they have access to a rich and diverse learning environment. ठीक है, कि जब भी पॉसिबल हो हमें बच्चों को एक डाइवर्स एनवायरनमेंट में यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए, लाइक मेन स्ट्रीम स्कूल्स में हम जब भी पॉसिबल उनको इंक्लूड कर सकते हैं ताकि उनकी लर्निंग है जो और ज़्यादा एनरिच वहाँ पर हो सके। तो संक्रमण योजना हमें उनकी बनानी है कि एक व्यापक परिवर्तन योजना विकसित करें जो बच्चों की व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वतंत्र जीवन कौशल सहित शैक्षिक स्तर और स्कूल से परे जो जीवन है उसके अंदर जो बदलाव बच्चे का आ रहा है उसको यहाँ पर वो तैयार कर दे। नेक्स्ट है बच्चे का मूल्यांकन और उसकी निगरानी। ठीक है, उसका हमें मूल्यांकन करते रहना है कि भाई बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कितनी हो रही है या इसमें कोई चेंजेस हमें करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट इज आवर वकालत, कि जब भी उचित हो तो बहरेपन से पीड़ित बच्चों को मुख्य धारा की शैक्षिक सेटिंग्स में शामिल करने की वकालत करें और यह सुनिश्चित करें कि भाई उन्हें एक समृद्ध और विविध सीखने का माहौल यहाँ पर प्रोवाइड हम कर सके। Our next question is discuss on the general instruction for functional evaluation, right? कि functional evaluation के लिए हमारी general instructions क्या होने चाहिए उस पर हमें discussion करना है। So functional evaluations is a critical component of the education individuals with sensory disabilities such as visual or hearing impairment. So the purpose of functional evaluation is to assess an individual's abilities, challenges and needs in various areas to inform the development of an effective education program. ठीक है, कि भाई उस बच्चे को कहाँ कहाँ पे challenges face हो रहे हैं, उसकी जो abilities क्या है, उसकी needs क्या है, तो इनका हम पता लगाते हैं, राइट। तो पहले क्या करते हैं हम एक हॉलिस्टिक असेसमेंट बच्चे की करते हैं। ठीक है, उसके सभी डोमेन्स हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। So conduct a holistic assessment that considers the individual as a whole, taking out account their sensory strengths and challenges, communication abilities, mobility skills, social interaction and academic performance. ठीक है, इन सब की असेसमेंट हम करते हैं ताकि उसकी होलिस्टिक असेसमेंट यहाँ पर कर सके। तो समग्र मूल्यांकन हम बच्चे का करेंगे कि भाई उसकी जो संवेदी शक्तियाँ कैसी है, उसमें चुनौतियाँ कैसी फेस कर रहा है, संचार क्षमताएं कैसी है, गतिशीलता कैसी है, सामाजिक संपर्क या शैक्षणिक प्रदर्शन क्या है, तो इनका समग्र मूल्यांकन हम करेंगे। नेक्स्ट हमारी कोलैबोरेटिव अप्रोच। सो involve a multidisciplinary team in the evaluation process, include special educators, rehabilitation professionals, speech language therapists, orientation and mobility specialists and other relevant specialists. ठीक है, कि भाई ये सभी यहाँ पर अपने अपने तरीके से कि भाई बच्चे कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच यहाँ पर हम अपनाएंगे। नेक्स्ट इज आवर असेसमेंट ऑफ सेंसरी फंक्शनिंग, राइट। फॉर इंडिविजुअल्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट असेस फंक्शनल विजन, लाइट परसेप्शन, विजुअल फील्ड्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल फंक्शनिंग यूजिंग एप्रोप्रिएट टूल एंड असेसमेंट। ठीक है, कि भाई किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट तो उसके विजन को हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे, उसको असेस करेंगे। एंड फॉर इंडिविजुअल्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट असेस फंक्शनल हियरिंग इंक्लूडिंग द डिग्री एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस एज इफेक्टिवनेस ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे उनका हम देखेंगे कि भाई उनके फंक्शनल हियरिंग चेक करेंगे यहाँ पर कि कितने डिग्री का किस टाइप का बच्चे को हियरिंग लॉस है, उसकी कम्युनिकेशन की प्रेफरेंसेस यहाँ पर क्या है और उसकी जो असिस्टिव डिवाइसेस है उसकी इफेक्टिवनेस यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो संवेदी कार्यप्रणाली का हम आकलन करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे कम्युनिकेशन एबिलिटी। सो इवैल्यूएट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेफरेंसेस इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी इन साइन लैंग्वेज, ब्रेल, स्पीच और अदर कम्युनिकेशन मोड। ठीक है, कि इनमें बच्चे की जो है एबिलिटी कैसी है। कंसिडर द यूज ऑफ ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, राइट। और साथ ही साथ अगर हम AAC डिवाइसेस को अगर कहीं पर यूज़ कर सकते हैं तो उनका हमें यूज़ करना है।
Next is our mobility and orientation. So assesses mobility and orientation skills, including independent travel, use of mobility aids like cane हो गया, guide dogs हो गए, and spatial awareness, ठीक है, कि उनको अपने environment की awareness कितनी है और वो एक independent travel यहाँ पर कर सकते हैं, उसका हमें analysis करना है. Then identify any challenges related to navigation and independence in different environment, ठीक है, कि different environment में उन्हें navigate करने में या अपनी independent life में को जीने में कोई issues यहाँ पर आ रहे हैं, challenges face कर रहे हैं, तो हमें उनको आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है. नेक्स्ट इज social interaction and interpersonal skills. So evaluate social skills including the ability to engage in peer instruction, understand social cues and participate in group activities, ठीक है, कि भाई उसके इंटरेक्शन स्किल्स कैसे हैं, क्या वो पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे साथी उनके साथ बातचीत वो कैसे कर रहा है, या जो ग्रुप एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट कैसे कर रहा है, तो ये है सोशल इंटरेक्शन है उसका, ये हमें असेस करना है. देन असेस इंटरपर्सनल स्किल्स एंड द एबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप विद अ पीयर एंड अडल्ट, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, ठीक है, कि वो भाई दूसरों के साथ मित्रता यहाँ पर कैसे करता है, ठीक है, जो अडल्ट है उनके साथ फेमिलियर कितना है, तो ये हम असेस करते हैं. नेक्स्ट इज आवर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होती है. सो एग्जामिन एकेडमिक परफॉर्मेंस इन वेरियस सब्जेक्ट एरियाज कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट ऑन रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स एंड अदर एकेडमिक स्किल्स, ठीक है, कि भाई इन जो स्किल्स है इनमें बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है. आइडेंटिफाई एनी नीड ऑफ अडेप्टिव मटेरियल्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है, और अगर हमें कहीं पर लगता है कि बच्चे को और ज़रूरत है तो हम देखेंगे कि कोई असिस्टिव डिवाइसेस यहाँ पर हैं क्या, हम उनको जो यूज़ कर सकते हैं, राइट, या कोई इंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चे की जो है इंप्रूवमेंट यहाँ पर हो सके. Next is our sensory processing. So assesses sensory processing abilities include the individual's response to different sensory stimuli, preferences for sensory input and any sensory sensitivities for challenges, ठीक है, कि भाई उसको कोई sensory challenges यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, sensory output क्या है बच्चे का, कि किस senses के थ्रू जो है वो input लेता है, कौन से senses उसका काम कर रही है, तो उसकी प्रोसेस को हमें यहाँ पर समझना है, राइट, कि किस चीज़ को वो प्राथमिकता यहाँ पर देता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे. नेक्स्ट इज अवर फंक्शनल इंडिपेंडेंस. सो इवेलुएट द इंडिविजुअल्स फंक्शनल इंडिपेंडेंस इन डेली एक्टिविटीज़, ठीक है, कि भाई वो डेली एक्टिविटीज़ हो गया, लाइक सेल्फ केयर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टाइम मैनेजमेंट है, वो कैसे कर रहा है, क्या वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है, यहाँ पर भी उसको जो किसी की सहायता की ज़रूरत है. Next is our behavioral and emotional functioning. So consider behavioral and emotional functioning, recognizing the potential impact of sensory disabilities on behavior and mental health, ठीक है, कि भाई उसका बिहेवियर और इमोशनल फंक्शनिंग बच्चे की कैसी है वो हमें असेस करना है, ठीक है, और जो सेंसरी डिसेबिलिटीज है उसका जो है उसके बिहेवियर या मेंटल हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो हमें असेस करना है. आइडेंटिफाई एनी बिहेवियर चैलेंजेस एंड कॉपिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, और कोई बिहेवियर चैलेंजेस है तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको कोप अप करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम यूज़ करते हैं वो हमें साथ में आइडेंटिफाई करनी है. Next is our adaptive technology and assistive devices. So assesses the individual proficiency with adaptive technology and assistive devices relevant to their sensory need, ठीक है, कि भाई उनकी जो sensory needs है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या adaptive technologies हैं या क्या क्या devices है वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करनी है. आइडेंटिफाई एनी नीड फॉर ट्रेनिंग और न्यू असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, या उनको कोई ट्रेनिंग की नीड है या कोई नई असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनको देनी है, तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे. नेक्स्ट इज आवर कल्चरल कॉम्पिटेंस. सो बी कल्चरली कॉम्पिटेंट एंड कंसिडर द इंडिविजुअल कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है, कि बच्चे का कल्चरल बैकग्राउंड यहाँ पर क्या है वो हमें देखना है, उसको समझने में हमें सक्षम बनना है, उसके लिंग्विस्टिक प्रेफरेंसेस क्या है या उसके कल्चर की इन्फ्लुएंस क्या है उसके एक्सप्रेशंस पे, उसके पर्सपेक्टिव्स पे, उसको हमें असेस करना है. Next is our documentation and reporting. So document the findings of the functional evaluation in a comprehensive report that includes strengths, challenges and recommendation, ठीक है, कि भाई हमने जो बच्चे को असेस किया उसके क्या क्या यहाँ पर स्ट्रेंथ है, कहाँ कहाँ पर उसको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं और क्या क्या उसकी यहाँ पर recommendations है. Share the result with the individual's parents and relevant members in the educational team, ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट है यहाँ पर आए, जो डॉक्यूमेंट हमने फॉर्म किया है, तो हमें उसको इंडिविजुअल के साथ उसके पेरेंट के साथ जो उसकी एजुकेशन टीम है, जो उसके रेलेवेंट मेंबर्स हैं, तो उनके साथ हमें इसको शेयर करना है. नेक्स्ट इज रेगुलर रिव्यू एंड अपडेट, ठीक है, फिर उसको ऐसा नहीं कि भाई डॉक्यूमेंट बनाया और बात खत्म, उसको हमें रेगुलरली रिव्यू करना है और उसमें अगर कोई अपडेट यहाँ पर चाहिए होती है तो उसको अपडेट करना है. सो कंडक्ट रेगुलर रिव्यूज ऑफ द फंक्शनल इवैल्यूएशन टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड अपडेट फंक्शनल स्ट्रेटजीज, राइट, कि उसकी प्रोग्रेस कैसी उसको ट्रैक कर सके और साथ ही साथ जो एजुकेशनल स्ट्रेटजीज है हम उनको कैसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग. देन पेरेंटल एंड स्टूडेंट इनपुट. सो इंक्लूड इनपुट फ्रॉम पेरेंट्स एंड गार्डियंस एंड द इंडिविजुअल विद सेंसरी डिसेबिलिटीज टू इंश्योर दैट देयर पर्सपेक्टिव एंड इनसाइट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर एजुकेशनल प्रोसेस, ठीक है, कि भाई जहाँ पे स्टूडेंट या पेरेंट का इनपुट क्या है कि वो अपने लिए क्या चाह रहे हैं वो हमें यहाँ पर पूछना है उनसे, ताकि उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको हम उनकी एजुकेशन प्रोसेस में इंक्लूड कर सके. By following these general instructions, educators and professionals can conduct
meaningful and comprehensive functional evaluations for individuals with sensory disabilities. This information is crucial for developing tailored education plans that address the unique needs of capabilities of each student, right? तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो भाई उनके लिए पर्टिकुलरली एक बच्चे के लिए जो इंडिविजुअलाइज यहाँ पर स्ट्रेटजीज है क्या यूज़ करनी है वो हम देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटजीज उनके लिए बनानी है, उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, कहाँ कहाँ पर उनको चैलेंज फेस हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम टैकल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है. सो कलर ब्लाइंडनेस ऑल्सो नोन एज द कलर विजन डिफिशियंसी एज अ विजुअल इम्पेयरमेंट दैट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परसीव सर्टेन कलर्स एक्यूरेटली, ठीक है, कि जो कुछ कलर है उनको सटीक रूप से ये पहचान नहीं पाते, तो उनकी जो डिफिशियंसी होती है वो है हमारी कलर ब्लाइंडनेस. सो पीपल विद कलर ब्लाइंडनेस हैव डिफिकल्टी distinguishing between certain types of colors and may not be able to see certain colors at all, ठीक है, कि कुछ में उनको होता है कि भाई उनको डिफरेंशिएट करने में डिफिकल्टी होती है और कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जिनको वो पहचान ही नहीं सकते. सो द कंडीशन इज टिपिकली जेनेटिक बट इट कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस और इंजरीज अफेक्टिंग द आई और द विजुअल प्रोसेसिंग एरिया ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये स्पेशली जेनेटिक होती है जो हमारी कलर ब्लाइंडनेस है, बट किसी स्पेशल डिजीज या जो इंजरी है जिससे हमारा विजुअल प्रोसेसिंग एरिया है ब्रेन का वो डैमेज हो जाता है, तो उसके कारण भी हमें हो सकती है. तो टाइप्स क्या है कलर ब्लाइंडनेस के. फर्स्ट हमारा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हमारा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. सो इंडिविजुअल्स विद रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हैव डिफिकल्टी डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, राइट, कि वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. द नेक्स्ट वन इज आवर ब्लू एंड येलो कलर ब्लाइंडनेस, अ लेस कॉमन टाइप बट स्टिल सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन ब्लू एंड येलो कलर्स, ठीक है, कि वो ब्लू और येलो कलर्स में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. एंड नेक्स्ट इज आवर टोटल कलर ब्लाइंडनेस, राइट, तो इस एक्सट्रीमली रेयर होता है. सो इंडिविजुअल सी द वर्ल्ड इन शेड्स ऑफ ग्रे एंड में ऑल्सो एक्सपीरियंस रिड्यूस विजुअल एक्यूटी, ठीक है, कि उनको देखा सब सारे कलर्स नहीं दिखाई देते, एक शेड ऑफ ग्रे के अकॉर्डिंग उसको जो है पूरा वर्ल्ड यहाँ पर दिखाई देता है. ये बहुत एक्सट्रीमली रेयर है बट स्टिल ये है, राइट. तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक लाल हरा अंधपन है जिसमें भाई लाल और हरा है उसके बीच में अंतर नहीं देख पाते. फिर नीला पीला है कि भाई नीले पीले के बीच में अंतर नहीं देख पाते. और फिर आता है कुल रंग अंधपन कि भाई जो पूरी दुनिया उसमें कोई कलर उनको नहीं दिखता बट लेकिन एक भूरे से रंग में जो है व्यक्ति को जो पूरी दुनिया यहाँ पर दिखती है. इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं. पहला होता है मेरे जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, मोस्ट कॉमन. सो द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज इनहेरिटेड जेनेटिक मैच्यूरेशन दैट अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, ठीक है, कि जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है उसके रेटिना में वो यहाँ पर अफेक्ट होती हैं, ये और मोस्टली जेनेटिक फैक्टर होता है. नेक्स्ट इज आवर डिजीज और इंजरी, ठीक है, कि किसी डिजीज लाइक डायबिटीज़ के कारण भी हो सकता है, या जो हमारी ऑप्टिक नर्व अगर वो डैमेज हो जाए तो उसके कारण भी हमारे कलर विजन डिफिशियंसीज आ सकती है. एंड लास्ट वन इज आवर एजिंग, ठीक है, कि अगर एजिंग है तो उसके साथ साथ भी हमें हो सकता है सम कलर विजन डिफिशियंसीज में अकर विद एज ड्यू टू द चेंजेस इन द आई. तो कारण क्या है, आनुवांशिक कारण हो सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा तो इसका आनुवांशिक कारण ही होता है आमतौर पर, ठीक है, जिसमें रेटिना में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं हैं उनकी संवेदनशीलता प्रभावित हो जाती है. नेक्स्ट हमारा किसी रोग या चोट है उसके कारण भी हो सकता है. नेक्स्ट हमारा उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारी आँख है जो चेंज होती है, आँख में बदलाव के कारण भी यह हो सकता है. देन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डिफिकल्टी डिफ्रेंशिएटिंग कलर की, जो इंसान है उसको ये है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कलर्स में, है, राइट, स्पेशली जैसे रेड ग्रीन हमने देखा या येलो ब्लू देखा. नेक्स्ट कंफ्यूजन ऑफ सिमिलर कलर, ठीक है, कुछ जो सिमिलर कलर्स होंगे तो उसमें उनको कंफ्यूजन होगी कि वो यहाँ पर उनको बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा. सो कलर दैट अपीयर डिस्टिंक्ट टू इंडिविजुअल्स विद नॉर्मल कलर विजन मे लुक सिमिलर टू इनडिस्टिंग्विशेबल टू दूस विद कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कि हम जिनको डिफ्रेंशिएट कर सके, ऐसा हो सकता है कि भाई वो उनमें डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट ना कर सके तो उनको सिमिलर कलर्स में यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है. नेक्स्ट इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, इनहीरिया कलर टेस्ट कर सकते हैं. सो ए कॉमन टेस्ट दिस यूज lights containing numbers or shapes hidden within color dots. So individual with color blindness may not be able to see the hidden pattern, ठीक है, कि एक टेस्ट होता है जिसमें रंगीन जो डॉट्स होती है उनके अंदर जो है संख्याओं की आकृति बनाती है लाइक 1 2 3. तो अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो उसको नहीं पहचान पाते, तो इसका डायग्नोसिस हम ऐसे कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट है हमारा फॉन्सवर्थ मैनुअल हंड्रेड ह्यू टेस्ट, ठीक है, इन्वॉल्व अरेंजिंग कलर कैप्स और डिस्क इन ऑर्डर एंड इंडिविजुअल विद कलर ब्लाइंडनेस में स्ट्रगल टू प्लेस देम करेक्टली, ठीक है, कि जो हमारी डिस्क होती है उनको हमें एक अरेंज करना पड़ता है एक पैटर्न में जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है होती है, तो वो यहाँ पर इन चीज़ों में जो है स्ट्रगल करता है.
सो मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या है, तो पहला इसका कोई क्योर ऐसा स्पेसिफिकली होता नहीं है। अब जो इनहेरिटेड कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कि वंशाणु तो कोई हमें कलर ब्लाइंडनेस मिली है तो उसका कोई क्योर नहीं होता। अडेप्टेशन इसके लिए कुछ कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल्स विद कलर ब्लाइंडनेस may learn to adapt to their conditions by recognizing pattern like using labels or relying on the brightness of colors rather than their hue, ठीक है, कि जो उनकी ब्राइटनेस है अगर वो उन पर ज़्यादा फोकस करे तो कुछ अडेप्टेशन ऐसी हो सकती है कि भाई वो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सके। देन असिस्टेड टेक्नोलॉजी, सो सर्टेन एप्स एंड डिवाइसेज आर अवेलेबल टू हेल्प, ठीक है, कि कोई एप्स या डिवाइसेज जिसमें हम उसकी पिक्चर क्लिक करके पता कर सकते हैं भाई कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों को वो ये मैसेज कन्वे करती है कि भाई ये कौन से कलर का यहाँ पर है स्पेसिफिकली। सो विद कलर ब्लाइंडनेस आइडेंटिफाई कलर्स और रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलर्स ऑन देयर सराउंडिंग। तो जो कोई असिस्टेड टेक्नोलॉजी है उसके यूज से भी वो अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने कलर्स को। So while color blindness can present challenges in specific task, it does not typically impact daily activities significantly, ठीक है, कि वो ऐसे ठीक है डिसेबिलिटी इन द सेंस कुछ टास्क है भाई कहीं पर तो वो चैलेंज फेस कर सकते हैं कि हम कलर नहीं पहचान पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता उसका, तो वो हम आराम से यहाँ पर कर पाते हैं। इन मैनी केसेस इंडिविजुअल विद कलर ब्लाइंडनेस लर्न टू अडेप्ट एंड कंपनसेट इफेक्टिवली, सो इट्स एसेंशियल टू रेज अवेयरनेस अबाउट कलर ब्लाइंडनेस एंड कंसिडर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल विद दिस कंडीशन इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज एजुकेशन एंड डिजाइन, ठीक है। तो हमें देखना चाहिए कि भाई एक तो अवेयरनेस हम इस चीज़ के बारे में फैलाएं और फिर क्या क्या इनकी एजुकेशन है उसमें क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। Our next question is that what are the types of disabilities according to PWD Act 1995, ठीक है, एक सीक्वेंस में हमें देखनी है। So the Person with Disabilities Act, ठीक है, ये क्या था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल्ली पार्टिसिपेशन। इस एक्ट का जो मेन मोटिव था 1995 में बना था। इन इंडिया रिकॉग्नाइज सेवरल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, इसने जो हमारी डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया था वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज आवर ब्लाइंडनेस, तो क्या है इसमें या तो टोटल एब्सेंट हो यहाँ पर साइड की, ठीक है, या कोई विजुअल एक्यूटी हो जो 6/60 टू 20/200 भी हो इन द बेटर आई विद करेक्टिंग लेंस, ठीक है, करेक्टिंग लेंस के साथ भी। नेक्स्ट आवर लो विजन जिसमें विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 और 20/60 इन द बेटर आई विद कॉन्टैक्टिंग लेंसेज, ठीक है। तो ये अंधपन हमने देखा कि भाई सही लेंस के साथ भी अगर जो बेहतर आँख की दृश्य है वो उसकी जो कुल अनुपस्थिति यहाँ पर 6/60 से 20/200 से अधिक नहीं होनी चाहिए, या जो कम दृष्टि है उसमें सुधारात्मक लेंस के साथ भी जो बेहतर आँख की दृश्य तीक्ष्णता है वो 6/18 से 20/60 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी लेप्रोसी कर्ड पर्सन्स, सो पर्सन्स हु हैव बीन कर्ड ऑफ लेप्रोसी बट स्टिल सफर फ्रॉम डिफॉर्मिटीज और फंक्शनल लिमिटेशंस, ये इन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हियरिंग इम्पेयरमेंट की जो पूरे डीफ हैं, टोटल लॉस ऑफ हियरिंग इन बोथ ईयर्स। नेक्स्ट है हार्ड ऑफ हियरिंग, सो हियरिंग लॉस ऑफ 60 डेसिबल्स और मोर इन द बेटर ईयर इन द कॉन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इन्होंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट हमारी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज होगी लाइक लेप्रोसी कर्ड, सो कंसीडर्ड सेपरेटली अंडर दिस कैटेगरी। देन सेरेब्रल प्लासी, अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशंस दैट अफेक्ट मूवमेंट एंड पोस्चर ड्यू टू डैमेज एंड द डेवलपिंग ब्रेन। Next is our leprosy affected, so individuals with different disabilities arising out of leprosy. Then dwarfism, so short structure resulting from a medical or genetic condition, इनको इन्होंने locomotor disability के अंदर जो है लिख रखा है। Next is our mental retardation, so substantial limitations in intellectual functioning characterized by an intelligence quotient not exceeding 70, तो उसको इन्होंने इंक्लूड किया। then mental illness, any mental disorder other than mental retardness, तो उसको भी इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। Next is our autism, so a developmental disorder significantly affecting verbal and non-verbal communication and social interaction usually evident before age of 3, तो वो इन्होंने इंक्लूड किया। साथ ही साथ जो cerebral palsy है, a group of non-progressive conditions that affect movement and posture due to damage to the developing brain. And next is our multiple disabilities, so a combination of 2 or more disabilities mentioned in the act, राइट तो मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो ये सारी डिसेबिलिटीज है जो PWD एक्ट ने अपने उसमें जो है इन्वॉल्व करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर डिस्कस ऑन द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, कि इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। सो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं लाइक कॉग्निशनल डिसऑर्डर्स, सो जेनेटिक कंडीशंस एंड कॉग्निशनल डिसऑर्डर्स कैन लीड टू डिसेबिलिटीज। दीज कंडीशंस आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मलिटीज इन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट, ठीक है, कि जो हमारे जीन्स हैं अगर उनमें कोई एबनॉर्मलिटीज हैं तो उनके कारण हमें डिसेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। कि विकलांगता के प्रमुख कारण हमें चर्चा करनी थी उन पर, तो पहला कि जेनेटिक कारण, कि जन्मजात विकार हमें हो सकता है। आनुवंशिक स्थितियाँ और जन्मजात विकार विकलांगता का कारण बन सकते हैं, ये स्थितियाँ जन्म से मौजूद होती है। और जो माता पिता से विरासत में मिली जीन है उनमें कोई असामान्यता हमारे हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप हमें कोई विकलांगता हो सकती है।
नेक्स्ट इज आवर पेरेंटल फैक्टर्स, राइट, कि मदर में कोई इन्फेक्शन या इलनेस हो गई थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके कारण हो सकता है। मदर में मेल न्यूट्रिशन हो गया था, कि जो प्रीनेटल न्यूट्रिशन है वो बेबी को अच्छे से नहीं मिला, ठीक है, उसके कारण उसके डेवलपमेंट अच्छे से नहीं, तो उसके कारण भी जो है बच्चे को डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट इज आवर पेरीनेटल फैक्टर्स, राइट, कि बर्थ के टाइम पर जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, कि भाई ऑक्सीजन का यहाँ पर कमी होगी, या कोई ट्रॉमा था बर्थ के टाइम पे, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस बच्चे के साथ हो गई थी बर्थ ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस, तो उसके कारण भी बच्चे को डिसेबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट इज आवर पोस्ट नेटल फैक्टर, कि बच्चे के बर्थ के बाद कोई इन्फेक्शन या इलनेस अगर बच्चे को होगी तो उसके कारण हो सकता है। कोई इंजरीज या ट्रोमा बच्चे को हो गया तो उसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज आर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कि बच्चे का एक्सपोजर टॉक्सिन्स के साथ हो गया, कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस है लाइक लेड, ठीक है, कोई केमिकल था उसके कारण बच्चे का उसके साथ बच्चे का एक्सपोजर हो गया, उसके साथ हो सकती है। या पुअर लिविंग कंडीशन है, ठीक है, कि बच्चे को क्लीन वाटर, उसकी सैनिटेशन प्रॉपर नहीं हुई, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज बच्चे को नहीं मिली, तो उसके कारण भी जो है बच्चे को यहाँ पर डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट इज अगर कोई इन्फेक्शन एंड डिसीज अगर बच्चे को हो गया, ठीक है, कोई इन्फेक्शनस डिसीज बच्चे को हो गया तो उसके कारण भी हो सकता है। कोई क्रॉनिक इलनेस बच्चे को है लाइक डायबिटीज़, ठीक है, अगर उसको हमने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो उसके कारण भी जो है बच्चे को डिसेबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट की एज रिलेटेड फैक्ट, ठीक है, कोई एज रिलेटेड डीजनरेटिव कंडीशंस हो गई है बच्चे को अगर, तो उसके कारण भी जो है बच्चे को डिसेबिलिटीज हो सकती है ऑल्डर इंडिविजुअल्स में स्पेशली। एंड देन ट्रॉमेटिक अगर इंजरी होगी किसी एक्सीडेंट के कारण हो गए तो उसके कारण लाइक कार एक्सीडेंट हो गया, कहीं से गिर गया, तो उसके कारण भी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट से हमारा मेल न्यूट्रिशन की, अगर न्यूट्रिशन बच्चे को प्रॉपर नहीं मिला तो उसके कारण हो सकती है। कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, और जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोई डिसऑर्डर है बच्चे को, तो उसके कारण भी यहाँ पर उसको जो है डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट इज आवर जो मेंटल हेल्थ कंडीशन, ठीक है, मेंटल हेल्थ कंडीशन वगैरह बच्चे को यहाँ पर कोई आगे लाइक डिप्रेशन एंजाइटी आ गया तो उसके अंदर उसके कारण उसके हो सकती है। देन कोई मेडिकेशन है उनका साइड इफेक्ट हो सकता है, तो उसके कारण भी जो है बच्चे को डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिसोर्स रूम, हमें डिस्कस करना है रिसोर्स रूम क्या होते हैं। सो द रिसोर्स रूम इज अ डेजिग्नेटेड स्पेस विद इन अ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू स्टूडेंट्स हु मे नॉट वी मे नीड एक्स्ट्रा असिस्टेंट, ठीक है, जो ऐसे बच्चे जिनको यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा असिस्टेंस की नीड होती है तो उनके लिए रिसोर्स रूम डिज़ाइन किए जाते हैं। दीज रूम्स आर टिपिकली फाउंड इन स्कूल्स एंड आर पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन बाय एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कि बच्चों की नीड्स को देखते हुए क्या क्या उनकी ज़रूरत है, उनको कैसा पूरा करना चाहिए, तो वो डिस्कस करते हैं। द रिसोर्स रूम सर्व्स एज सप्लीमेंट्री लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफरिंग अ रेंज ऑफ सपोर्ट डिवाइसेस। सो ये रिसोर्स रूम में क्या क्या होता है, कि क्या क्या सप्लीमेंट्री लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, क्या क्या सपोर्ट डिवाइसेस वो प्रोवाइड करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, राइट। तो संसाधन कक्ष क्या होते हैं, कि वे बच्चे की कुछ बच्चे जिनको स्पेशल नीड की यहाँ पर आवश्यकता होती है उनके लिए बनाए जाते हैं, ताकि उनकी जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं यहाँ पर उनको पूरा कर सके, एक पूरक शिक्षक वातावरण बच्चे को दे सके, राइट। तो पहला तो इसमें इंडिविजुअलाइज सपोर्ट बच्चे को दिया जाता है। सो द रूम्स दिस रिसोर्स रूम आर डिजाइन टू ऑफर इंडिविजुअलाइज सपोर्ट टू स्टूडेंट्स हु रिक्वायर एक्स्ट्रा हेल्प। दिस कैन इंक्लूड स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, डेवलपमेंटल डिलेज और अदर चैलेंजेस एंड मे इम्पैक्ट देयर एकेडमिक प्रोसेस, राइट। तो इसमें हम इन बच्चों को जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज है या डेवलपमेंटल डिलेज है, कोई और चैलेंज है, तो उनको इंक्लूड कर सकते हैं। Then next one is our small group instruction. तो एक small group instruction वहाँ पर दी जाती है. One of the primary feature of the resource room is the provision of small group instruction. So this allows a teacher to work closely with a limited number of students, right? कि एक पूरा ऐसा नहीं होता कि भाई 20-30 चिल्ड्रंस एक साथ हैं. तो जो डिसेबल्ड लोग हैं भाई जैसे 2-3-5 का कोई ग्रुप हो गया तो एक स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दी जाती है एड्रेसिंग देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल्स लर्निंग स्टाइल. ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक नीड्स क्या है उसकी ओर ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ उनका लर्निंग स्टाइल क्या है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो हमें देखने को वहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ग्रुप्स बहुत छोटे होते हैं. then specialized instruction material वहाँ पर होता है. So resource rooms are equipped with specialized instructional materials and resources. These may include adapted textbooks, educational games, assistive technology tools and other materials designed to support diverse learning need. ठीक है, तो यहाँ पर जो instructional material है वो बच्चे का जो है proper होता है. Next is our targeted intervention. So students in the resource room often receive targeted interventions to address specific academic and developmental challenges. So teachers may employ specialized teaching strategies to reinforce concepts and bridge learning gap. ठीक है, तो यहाँ पे उनके टारगेटेड इंटरवेंशन होती है कि कहाँ पर बच्चे को जरूरत है वहीं पर उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो उनकी लर्निंग कैपेसिटी उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं. Then assistive technology integration. So the resource room may incorporate assistive technology tools to enhance learning opportunities for students with diverse needs. So this can include devices and software designed to support students with disabilities in assessing and engaging with educational content. ठीक है, तो यहाँ पर जो assistive technology है उनका यूज़ बच्चे को करना सिखाया जाता है कि क्या क्या assistive technology बच्चा यूज़ कर सकता है जिससे उनकी लर्निंग को हम फोस्टर कर सकते हैं, उनके डेवलपमेंट को हम यहाँ पर फोस्टर कर सकते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चे की लर्निंग की वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती हैं.
Next is our remedial support. So students who need additional help with functional skills such as reading, writing or math can benefit from remedial support providing the in the resource room. Teacher can focus on building fundamental skills to enhance overall academic development. ठीक है कि उपचारात्मक सहायता यहाँ पर बच्चों को दी जाती है, लाइक किसी को पढ़ना लिखना या मैथ है जैसे ऐसे सब्जेक्ट्स में स्किल की आवश्यकता है तो उपचारात्मक सहायता से उनको जो है लाभ यहाँ पर उसको दिया जाता है। शिक्षक समग्र शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौलिक कौशल के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। Next is our speech and language therapy. So for students with speech and language disorders, the resource rooms may serve as a space for speech and language therapy sessions. ठीक है कि वहाँ पर उनको speech और language की therapy sessions भी दिए जाते हैं resource rooms में. So speech therapists work with student to improve communication skills, articulation and language development. ठीक है कि जो उनकी वाक और भाषा चिकित्सा है उसके लिए भी जो resource room है संसाधन कक्ष उनका यूज़ कर सकते हैं कि जो भाषण चिकित्सक है वो संचार कौशल, अभिव्यक्ति और भाषा विकास में सुधार के लिए बच्चों के साथ वहाँ पर काम कर सकते हैं। Next is our occupational and physical therapy. So some resource rooms may host sessions for occupational or physical therapy. These sessions aims to support student in developing fine and gross motor skills, sensory processing and physical coordination, right? कि कुछ संसाधन कक्ष जो है व्यावसायिक या भौतिक चिकित्सा के लिए सत्र भी आयोजित कर सकते हैं। इन सत्रों का उद्देश्य छात्रों को बढ़िया और स्कल मोटर कौशल, संवेदी प्रसंस्करण और शारीरिक समन्वय विकसित करने में सहायता करना है। नेक्स्ट इज आवर काउंसलिंग एंड सोशल ट्रेनिंग। ठीक है कि काउंसलिंग की जाती है, बच्चों की सोशल ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है। तो रिसोर्स रूम में ऑफर काउंसलिंग सर्विसेज एंड सोशल स्किल्स ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स वो नीड एडिशनल सपोर्ट इन इमोशनल एंड बिहेवियर डेवलपमेंट। ठीक है कि उनको इमोशनली या बिहेवियर में डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इमोशनल सपोर्ट या काउंसलिंग सर्विस जो बच्चे की नीड होती है वो दी जाती है। सो दिस कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट। ठीक है इससे पॉजिटिव और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट वहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर ट्रांजिशन प्लानिंग। ठीक है बच्चों की ट्रांजिशन प्लानिंग की जाती है। सो इन सेकेंडरी एजुकेशन रिसोर्स रूम्स में प्ले अ रोल इन ट्रांजिशन प्लानिंग फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर पोस्ट स्कूल लाइफ। सो दिस कैन इन्वॉल्व वोकेशनल गाइडेंस, लाइफ स्किल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है तो आप उनके वोकेशनल गाइडेंस बच्चों को दे सकते हैं, हम उनके स्किल्स डेवलप करा सकते हैं, उनके लाइफ स्किल डेवलपमेंट उनकी करा सकते हैं, साथ ही साथ उनकी हायर एजुकेशन के लिए भी एक प्लानिंग कर सकते हैं, उनकी संक्रमण योजना यहाँ पर हम तैयार कर सकते हैं। Next is our collaboration with classroom teachers. So the resource room teachers collaboratively close with general education teachers. This collaboration ensures alignment of instructional strategies, sharing insights into students' progress, and maintaining a coordinated approach to support each student's overall education experience. ठीक है कि भाई जो नॉर्मल क्लासरूम टीचर है हमारा रिसोर्स रूम वाले टीचर उसके साथ कोलैबोरेटिवली बात करते हैं। ठीक है कि भाई हमने बच्चे को ये लैंग्वेज स्पीच थेरेपी दी तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुई वो जो है क्लास टीचर उसको बताएगा। तो एक कोलैबोरेशन उनके बीच में होता है। नेक्स्ट इज आवर मॉनिटरिंग प्रोसेस की जो रेगुलर असेसमेंट एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग आर इंटीग्रल टू द रिसोर्स रूम। ठीक है कि रेगुलर प्रोसेस जो है उनकी मॉनिटर करते हैं वो टीचर्स चेक इंडिविजुअल स्टूडेंट प्रोग्रेस, एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस मेथड्स एंड नीडेड एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पेरेंट्स एंड अदर एजुकेटर। ठीक है कि उनकी प्रोग्रेस क्या है उसको देखते हैं, उसके जो इंस्ट्रक्शन मेथड्स है अगर उनको उनमें कोई चेंजेस करना है तो वो चेंजेस कर सकते हैं, और जो पेरेंट्स हैं एजुकेटर्स है बच्चों के उनके साथ भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन उनका होता है ताकि जो उनकी नीड्स हैं या प्रोग्रेस उसको वो अच्छे से टैकल यहाँ पर कर सके। नेक्स्ट इज आवर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, जो माता पिता की भागीदारी है। तो रिसोर्स रूम्स ऑफन इन्वॉल्व पेरेंट्स इन द एजुकेशन प्रोसेस, रेगुलर अपडेट्स ऑन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, गाइडेंस एंड सपोर्टिंग लर्निंग एट होम एंड फोस्टिंग कोलैबोरेशन कंट्रीब्यूट टू अ होलिस्टिक अप्रोच टू द चाइल्ड्स एजुकेशन। ठीक है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं वो कि भाई बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, डेली अपडेट्स उसको देते हैं, क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या सपोर्ट वो देते हैं, अब दे सकते हैं घर पे वो उनको बताते हैं, और एक कोलैबोरेशन जो है बच्चे का और पेरेंट्स का वो यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ टीचर्स का, ताकि एक जो होलिस्टिक अप्रोच है वो चाइल्ड की एजुकेशन में वो यूज़ कर सके, उसका सभी तरह से डेवलपमेंट हो सके। सो वी आर डन विद द पार्ट 1 of previous year questions of introduction to sensory disabilities, and stay tuned to us because soon we will release part 2 as well for the previous year questions of introduction to sensory disabilities. And do subscribe to our channel for more content related to BEd special education and special education teacher, and for further details you can contact us on our telegram group as well. So see you in the next video. Till then, namaskar.